भारतीय बाजारों में एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, जहां मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आखिरी 1.5 घंटे में 11,200 की तरफ बढ़ेंगे या फिर आएगी कुछ मुनाफा वसूली। सेक्टर, स्टॉक्स और रिजल्ट्स के लिहाज से कहां पर रखें आप फोकस, ये है हमारा इस वक्त का पूरा क्लोजिंग सेशन की स्ट्रेटेजी का ध्यान। आइए तो फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कुछ और नतीजे का इंतजार है, वहां पर भी नजर रहेगी। कुछ नतीजे ऑलरेडी का इंतजार है, वहां पर भी नजर रहेगी। कुछ नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और कई स्टॉक्स आपको एक्शन दिखा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? शानदार तेजी होती दिख रही है बाजारों में। 11,150 के आसपास निफ्टी है इस वक्त और बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी भी 22,700 के आसपास है। लेकिन आज एक अच्छी बात ये हुई है, तेल कंपनियों में और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा है। रिलायंस फिर से 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। HPBP IOC मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 से 8% तक का उछाल वहां पर होता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजारों में सोना ऊंचाइयों पर चल रहा है। 9 साल की ऊंचाइयों पर सोना है और चांदी भी अब 55,000 के पार निकलती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब 0.5% मजबूत है डाउ फ्यूचर्स और साथ ही लगभग 150 अंकों की मजबूती वहां पर है और साथ ही यूरोप के बाजार 1.5% मजबूत है। तो ग्लोबल बाजारों से भी क्लोजिंग में बहुत ही बेहतरीन संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल अनिल जी। और डाउ फ्यूचर्स देखिए सर, 150 अंकों की तेजी के साथ इस समय डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग अच्छी हुई सर, गैप को हमने होल्ड करा है, हालांकि उसके बाद थोड़ी अपवर्ड मूव नहीं आई। पर क्या लगता है अनिल जी, आने वाले 1.5 घंटे में क्या बैंक निफ्टी एक 22,900 में भी 23,000 का अटेम्प्ट लगा सकता है? क्या तैयारी कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी एक बड़े अटेम्प्ट की? आपको क्या लगता है? कोशिश है। देखिए दीप, जिन लेवल्स के आसपास से जाहिर सी बात है कि अब मार्केट ने ट्रेंड अपना बदला है। पहले ये होता था कि आप फ्लैट खुलकर उसके बाद स्क्रीन पर बढ़ते थे। अब आप गैप से खुलते हैं और दिन भर सीमित दायरे में कारोबार रखकर आप उसके बाद नेक्स्ट डे बड़ा मूव दिखाते हैं। तो ऐसे में जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, जो ओवरनाइट पोजीशन अपनी रखते हैं, उनको बाजार रिवॉर्ड करने की कोशिश करा है। कभी आप ये देखते हैं कि जो डे ट्रेडर्स हैं उन्हें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है और कभी पोजिशनल ट्रेडर्स को। तो इस वक्त जो बाजार की टेंडेंसी है, दिन में ट्रेड करके आपके लिए पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि दिन की रेंज बड़ी टाइट है। आप देखिए आज बैंक निफ्टी का लो है 22,600 का और हाई है 22,757 का, यानी कि एग्जैक्टली 150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। यानी कि आप रेंज के एकदम टॉप और बॉटम पर ट्रेड कर पाए तो 150 पॉइंट मुश्किल से मिले और वो तो लगभग असंभव है। तो 50-75 पॉइंट के मुंह में आपके लिए बैंक निफ्टी में पैसा बनाना भी मुश्किल काम है। सेम वही हाल निफ्टी का है। 11,180 के आसपास का हाई और 11,113 का लो है। यानी कि आप देखिए लगभग 60-65 पॉइंट का मूव है दिन भर का। यानी कि आप बहुत एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करें तो 50 पॉइंट मुश्किल से बने। इसलिए दिन के दौरान आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल है और ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्क लेकर ट्रेंड के साथ रहें और वो ट्रेंड तेजी का साफ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आखिरी घंटे में देखते हैं डाउ फ्यूचर्स और जिस तरह से मजबूती के संकेत दे रहे हैं उसको देखकर लग तो रहा है कि कोशिश होनी चाहिए बाजार के ऊपर जाने की तरफ। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, कोशिश होनी चाहिए बाजार के ऊपर जाने की तरफ, बट गैप के बाद एक सीमित दायरे में हमने ट्रेड जरूर आज आते हुए देखा है। चलिए आखिरी 1.5 घंटे के लिए देखते हैं किस तरह का सेटअप होता है। रुपये भी आज मजबूती के साथ ही बंद हुआ है। लगभग 17 पैसे की मजबूती के साथ रुपया भी क्लोज होते हुए दिखा है। तो वहां पर से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। 2 हफ्तों की ऊंचाई के करीब आपको रुपया इस समय दिखेगा। पर कौन से वो अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर आपकी नजर रहनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद? चलिए जान लेते हैं। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए सबसे पहले कि अहम ट्रिगर्स कौन से हैं जिन पर मार्केट्स की नजर है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाजार बंद होने के बाद आज कई सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। एक तो HUL और साथ ही एक्सिस बैंक, निफ्टी स्पेस में हमने नंबर्स पेश करेंगे। साथ ही वायदा बाजार में बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बजाज फिनसर्व की आज AGM भी एक होने जा रही है और साथ ही आपको बता दें आज सुबह से ही जो अहम इवेंट एक्सक्लूसिव खबर हम बता रहे हैं, सरकार की प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पहली प्रीबिड मीटिंग जारी है और 3 बजे तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मीटिंग खत्म हो जाएगी। उससे जुड़ी हर डिटेल हम दे रहे हैं। साथ ही वेदांता वीडियोकॉन के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। रावा ऑयल एंड गैस फील्ड मामले में अगली सुनवाई कल होने जा रही है। बजाज ऑटो की AGM कल होगी। इसके अलावा AB फैशन का राइट इशू कल बंद होने जा रहा है।
मिश्र धातु ओएफएस मैनेजमेंट पर मर्चेंट बैंकर्स के बोली लगाने की कल डेडलाइन है। ओएफएस के जरिए सरकार की 10% हिस्सा बेचने की योजना है और ओएफएस मैनेज करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स से बोलियां मंगवाई गई हैं। नतीजों के लिहाज से कल बजाज ऑटो के नंबर्स आते हुए निफ्टी स्पेस में और साथ ही एलएनटी के नंबर्स आते दिखेंगे। साथ ही वायदा बाजार में जीएसपीएल के नंबर्स हम आते देखेंगे। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होगी ही, साथ ही वायदा बाजार में बायोकॉन के नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आते हुए दिखेंगे और कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स आते हम देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट होगी और बोर्ड ने करीब 3,500 करोड़ की राइट इशू की जो मंजूरी दी है 28 जुलाई से 11 अगस्त तक ये राइट इशू खुला रहने वाला है। इसकी रिकॉर्ड डेट जो है गुरुवार की है। एचडीएफसी एएमसी की एजीएम होने जा रही है गुरुवार के दिन। साथ ही रोजारी बायोटेक के आईपीओ की लिस्टिंग भी गुरुवार को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में BS4 गाड़ियों की बिक्री के मामले में अगली सुनवाई गुरुवार के दिन होती दिखेगी और साथ ही 23 और 24 जुलाई यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। भरपूर एक्शन आने वाला है, कुछ दिनों में नजर रहेगी वहां पर। काफी सारे स्टॉक्स भी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए जो आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। देवांशी के पास लिस्ट तैयार है। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले तो नतीजों की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस, कुछ ही देर पहले इसके नतीजे आए हैं। नतीजे इस बार थोड़े से बेहतर लग रहे हैं क्योंकि आप देखिए जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो इस बार 19% घटा है, लेकिन वो केवल प्रोविजंस के चलते। इस बार इनकी जो ब्याज से आय है वो करीब 5% तक बढ़ती हुई दिखे। ईयूएम में 7% तक की बढ़त देखने मिली है और साथ ही आप देखिए इनके जो प्रोविजंस हैं वो करीब 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में 1641 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर। इसके अलावा जो हाईलाइट था वो स्लिपेजेस का आंकड़ा था, वो आप देखिए करीब 1037 करोड़ से घटकर केवल 140 करोड़ के जो स्लिपेजेस हैं वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं इस तिमाही में। और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी 5% बढ़कर करीब 65% पर अब आता हुआ दिखा है। दूसरा हाईलाइट इसका ये भी है कि राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से अब इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे संजीव बजाज अब चेयरमैन पद के लिए नियुक्त हुए हैं। 1 अगस्त से ये कार्यभार संभालते हुए दिखेंगे, इस पर नजर रखें। टाटा एलेक्सी के आंकड़े आए हैं, मिक्स नतीजे हैं। मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे में इस बार थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा है। आय इस बार बढ़ी है 362 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ पर। मुनाफा इस बार करीब 49 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन्स इस बार करीब 25% से घटकर 23.25% के करीब आते हुए दिखे, तो मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर है। इन्फो एज पर नजर कीजिए। बिस्क्रम इन्फोटेक में कंपनी ने अपने हिस्सा बढ़ा दिया है। ये हिस्सा बढ़ाने के लिए करीब 10.5 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से फैबी फ्लू जो फेविपिराविर, इस दवा पर सरकार या भारतीय रेगुलेटर ने इनसे सफाई मांगी थी, इस पर सफाई आती हुई दिख रही है। उनका ये कहना है कि फैबी फ्लू के जरिए इलाज ज्यादा किफायती है और साथ ही इनका ये कहना है कि फिलहाल इन्होंने प्राइजेस इसलिए स्लैश की घटाई हैं क्योंकि अब उनको बेहतर यील्ड मिलती हुई दिख रही है, उत्पादन बढ़ा है, इसके चलते कीमतों में कटौती संभव। 3M इंडिया पर नजर रखें, जहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और इनका कहना है कि आप जो कपड़े वाले मास्क हैं वो लगा सकते हैं। N95 या वाल्व वाले जो मास्क आते हैं इनके बदले, इसके चलते 3M इंडिया पर आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। इंडिया सीमेंट पर नजर रखें। R.K. दमानी ने जून तिमाही में अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। जून में दमानी जी का हिस्सा करीब 19.89% से बढ़कर अब 20.4% पर होता हुआ दिखा है। टाटा कम्युनिकेशन पर नजर रखें, जहां पे सऊदी अरेबिया में कंपनी को अब लोकल टेलीकॉम प्लेयर का लाइसेंस मिलता हुआ दिख रहा है। पहले उनको लाइसेंस मिला था लेकिन वो फॉरेन प्लेयर के तरीके से मिला था, अब वो लोकल लाइसेंस उनको मिलता हुआ दिखा है। बड़े सौदों में कार्बोरेंडम 35 लाख शेयरों का सौदा होता हुआ दिखा है 237 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, और HDFC बैंक पर भी आज बड़े सौदे होते हुए दिखे, इस पर भी आप नजर रखें। ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको रखना है फोकस और यहां पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में वसीम साहब, स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। वसीम साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट जो भी आप देना चाहें आपके स्टॉक्स पर, क्या क्या करना चाहिए, कुछ अगर कोई एग्जिट करना तो बताइए। हाँ सर, 3 कॉल्स थी कल। आईसीआईसीआई बैंक दिया था 375 का टारगेट, वो हिट हो गया। डीएलएफ दिया था 150 का टारगेट, वो 148 हो गया, वहां पे बुक कर लीजिए। और शॉर्ट दिया था सन फार्मा 487 पे,
वो 360 का टारगेट है, लेकिन 475 478 में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए ऑन द शॉर्ट साइड। सुबह की दोनों कॉल है वो खड़ी है, श्री सीमेंट और मैरिको, दोनों में बने रहिए, टाइम पे और लीजिए। जी जी। अब आप कहें तो एक कॉल है सर, वो भी लेने वाली है। अच्छा बताएं सर प्लीज। तो सर पीएसयूज बहुत फेवर में है और यहाँ पे सबसे अच्छा पीएसयू है वो है मेरे हिसाब से लेने वाला 84 84.5 में पीएफसी 8-9% डिविडेंड यील्ड है। 84 84.5 में लीजिए। 81 रुपए 8 आने का स्टॉप लॉस, 94 to 96 का टारगेट। 94 से 96 का टारगेट है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। तो एकमात्र स्टॉक जो आज भसीन साहब दे रहे हैं आपको खरीदारी करने के लिए आज से, ये है पीएसयू स्टॉक्स और 84.5 85 की रेंज में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस एक बार भसीन साहब फिर से मुझे बता दें पीएफसी का। 81.5 सर। 81.5 का स्टॉप लॉस है। तो एक ही स्टॉक है आज भसीन साहब की तरफ से और 2:50 पर भसीन साहब से हम लेंगे फिर से उनके पसंद के बीटीएसटी स्टॉक्स। शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक देने के लिए। और इस बीच एसबीआई लाइफ के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 507 करोड़ का अनुमान था, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा आया है 390 करोड़। नेट प्रीमियम का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है 7,590 करोड़। तो ये है आपके लिए नतीजे। एक बार हम इन नतीजों का अनुमान के सामने भी रखेंगे और उससे एक अंदाजा लगेगा कि नतीजे किस तरह के रहे। लेकिन नतीजे पहली नज़र में आते हुए दिख रहे हैं। और कुणाल जी जरा एक बार नतीजों के लिहाज से चार्ट्स पर एक बार आप जरा अपना इंडिकेशन दे दें कि स्टॉक्स के लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट है। अनिल जी देखिए, कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है 850 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मुझे मजबूत लगता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 870 को पार करेगा 870 को, आपको यहाँ पर सीधा 885 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो 870 के ऊपर मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। 850 के नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा, 870 के ऊपर गया तो मजबूत हो जाएगा, जिसकी ज्यादा संभावना दिखती है। और 870 के ऊपर गया तो फिर 885 का टारगेट। ओके ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ। थोड़ा जो मुनाफा है वो अनुमान से थोड़ा कमज़ोर आया है, बट डेफिनेटली स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। और अगर आप वाई वाई कंपैरिजन देखें तो हालांकि अनुमान से कम है मुनाफा, बट वैसे वाई वाई बढ़त देखी है मुनाफे ने। तो आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव एक्शन वापस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। जब से रिजल्ट आए 8 रुपये की तेज़ी हुई है स्टॉक में। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर नज़र डालते हैं जो आज भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं। वागले साहब, पीरामल एंटरप्राइजेज, आपका सुबह का कॉल, शानदार मूव्स आए यहाँ पर आपके, तो टारगेट के पास भी आए, वहां से फिर थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है। इस समय वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 1500 के ऊपर होल्ड कर रहा है और ऊपर जाते हुए देखते हैं स्टॉक को। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। आई थिंक हमारा आज का टारगेट तो आ गया है। मैंने 1520 ऐसे कुछ ये कहा था। मोमेंटम है अनिल जी, दीपांशु, लेकिन क्या ये थोड़ा सा चॉपी हो सकता है अभी। इसमें अगर आपको बने रहना है तो आपका स्टॉप लॉस 1475 होना चाहिए, जो काफी लंबा है मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ये 1550 तक जाते हुए लगता है अभी भी यहाँ से। ओके 1550 तक जाते हुए दिखता है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो अगर आप बने हुए हैं तो फिर आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रख लीजिए, वरना फिर आपने सुबह जो वाकई साहब की कॉल थी वहाँ पर आपने देखा है तो मुनाफा आ ही गया होगा, टारगेट भी हिट हुआ है। एसबीआई लाइफ के नतीजों की थोड़ी और जो वो है प्रीमियम जो है उसमें हम 10% की गिरावट का अनुमान लगा रहे थे, बट लगता है कि शायद जो सॉल्वेंसी रेशो है वो 2.4% के आसपास आया है। कई सारे वेरिएबल्स हैं इस क्वार्टर में जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, बट मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन जरूर दे रही है जहां तक उन नंबर्स का सवाल है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपको शानदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। अंबुजा सीमेंट में फ्रेश खरीदारी आते हुए दिखी है, स्टॉक पर नजर डालिए। 5% की तेजी है, एसीसी के नंबर्स आ गए हैं, वहां पर रिएक्शन हो गया है। अब अंबुजा में आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। सुमित जी, अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखिए, 5% ऊपर है, क्या ट्रेड है इसमें? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अंबुजा सीमेंट हमने हर लेवल पे बाय दिया है, 10 की कमाई में भी दिया हुआ है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी बहुत बार हमने अंबुजा सीमेंट में बाय का व्यू दिया हुआ है। चार्ट्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। रिसेंट के जो स्विंग हाई थे अंबुजा सीमेंट के वो 204 205 के आसपास थे, आज वो लेवल ब्रेक हुए हैं और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ये और एक अच्छी बात है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 215 रुपए तक के लेवल या 220 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में अंबुजा सीमेंट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले, कोई भी डिप आते तो फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 215 से 220 के टारगेट्स के लिए।
ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक अंबुजा का सवाल है। देखिए एसबीआई लाइफ के नतीजे अभी आए और बस 2 मिनट में आपने नतीजे देखे हैं। एचडीएफसी लाइफ के भी आते हुए एक बार देख लेते हैं। मुनाफा आया है 451 करोड़ का, हमारा अनुमान था 307 करोड़ का, तो शानदार बीट है जहां तक मुनाफे का सवाल है। और वाई बेसिस पर भी देखें तो 424 के करोड़ के मुकाबले में 451 करोड़ आया है, तो अच्छी बढ़त भी है वाई में और शानदार बीट भी आया है जहां तक मुनाफे का सवाल है। तो फर्स्ट एक अच्छा देखिए, इमीडिएटली आप स्टॉक पर रिएक्शन भी देख रहे हैं, 625 के लेवल पर है इस समय जहां तक एचडीएफसी लाइफ का सवाल है। तो मुनाफे पर आपने बीट आते हुए देखा है। कुणाल जी, एसबीआई लाइफ पे तो हमने देखा कि नंबर्स के बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन आए, सिमिलर एक्शन एचडीएफसी लाइफ पर भी देख रहे हैं, क्या व्यू है चार्ट पर सर? देखिए, सबसे पहले एक अपडेट दे दूं दीपांशु, एसबीआई लाइफ में जो भी मैंने टारगेट दिया था 885 रुपए का, वो आता हुआ दिख रहा है। 885 पर ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो टारगेट हमने सुझाया था 870 पार होने के बाद 885, वो आ गया है। और एचडीएफसी लाइफ में भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 625 के ऊपर स्टॉक निकला है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पर भी खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखें, 620 का स्टॉप लॉस रखें, 625 के ऊपर इसको बाय करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको 640 643 के लेवल्स इंट्राडे में दिखा सकता है। 640 643 तक के लेवल्स इंट्राडे में आ सकते हैं। बड़ी मजबूती के साथ स्टॉक तेज लगाता हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ का तो जो कुणाल जी ने टारगेट्स बोला, टारगेट्स हासिल भी होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। तो नंबर्स मजबूत आते हुए, नंबर्स उतने मजबूत नहीं होने के बावजूद भागा है। इसका मतलब इंटरनली थोड़ा नंबर्स आपको डिटेल में देखना होगा, समझना होगा कि रिजल्ट्स किस तरह के। लेकिन एचडीएफसी लाइफ में डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। एसबीआई लाइफ, अब आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के नतीजे भी आज आने वाले हैं। तो एक और स्टॉक वो है जिसके नतीजे आने वाले हैं। अब मेरे लिए भी आज के 2000 का बिगुल बजाइए और एक बिगुल बजाइए स्पेशल पिक का, जो विश्वेश चौहान साहब देना चाहते हैं। तो विश्वेश चौहान साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे विशेष अतिथि के तौर पर, और साथ ही मेरे लिए भी आज के 2000 का दोनों का बिगुल एक साथ ही आप बैक टू बैक बजा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोनों बिगुल एक साथ बजाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों का कॉल एक ही जगह एक ही साथ आ रहा है। तो विश्वेश जी, चूंकि आप मेहमान हैं, वैसे तो आप मेहमान हैं नहीं, लेकिन मतलब फिर भी थोड़े से तो बाहर के, मतलब थोड़ा सा 1-8% मतलब, तो उस हिसाब से पहले आप बताइए, पहले आप बताएं, उसके बाद मैं बताऊंगा। सर, बैंक निफ्टी खरीदारी करनी चाहिए, जिसको जो समझ में आता है वो तेजी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि 400-500 पॉइंट की तेज दौड़ लगाने के लिए रेडी है। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद इतना ब्यूटीफुल सेटअप देखा है मोमेंटम में। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड में बताता हूँ, 22,500 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 400 रुपए के आसपास चलता है, मुझे लगता है वो खरीदना चाहिए। और बैंक निफ्टी में इतना नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है, मोमेंटम में जीरो होके बाय हो रहा है, और जो ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी एटलीस्ट 300-400 पॉइंट चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी सर। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 23,000 की हो जा रहा है। दूसरी चीज, निफ्टी में सर 11 और 11,100 के फुट में 50 लाख शेयर जुड़े हैं। एक मिनट, आप निफ्टी बाद में आना, एक मिनट विश्वेश जी रुको, आपका बैंक निफ्टी, मेरा भी तो बोलना बाकी है भाई साहब। आप निफ्टी में जा रहे हैं, आप इधर उधर घूम जाओगे, मेरा कौन बोलेगा? आपके पहले मैं बैंक निफ्टी का 2000 का, कल के 2000 के लिए मैंने चला के रखा था, लेकिन चूंकि आपका भी मैसेज आया तो मैंने कहा चलो विश्वेश जी को साथ में जोड़ लिया जाए। तो विश्वेश जी जो कह रहे हैं, या तो विश्वेश जी तो आजकल बड़े एग्रेसिव होकर इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। मेरा 22,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने का एक रिकमेंडेशन है। 280 अब थोड़ा बढ़ गया होगा शायद, जब मैंने देखा था 280-85 के आसपास ट्रेड करा था। 230 का स्टॉप लॉस, 370-75 पहला टारगेट और 440-450 दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट के लिए। और फ्यूचर्स अगर आप खरीदते हैं तो आपके टारगेट बनेंगे 22,800, 22,900 और 22,975 मिनिमम, ये 3 टारगेट है। और आगे हुआ तो 23,050, ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। मेरी और विश्वेश जी के दोनों की राय खरीदारी करने के लिए आज से, तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 22,500 का, और जैसे ही 22,800 ये क्रॉस करता है, आपका स्टॉप लॉस आज के लो पर 22,600 पर हो जाएगा। फिर 22,900, 22,975, 23,050 ये टारगेट हैं बैंक निफ्टी पर। और अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 370-75 पहला टारगेट है,
440 450 दूसरा टारगेट है। ये बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने की राय। क्लियर कट फर्स्ट क्लास परफेक्ट ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है। 23,080 8 जुलाई का हाई है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का, वहां पर जाने की तैयारी में है। और उससे पहले 22,907 9 जुलाई का हाईएस्ट क्लोजिंग है अभी तक के रनअप का, वहां जाने को तैयार है। तो बैंक निफ्टी बहुत परफेक्ट मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी और दोनों हमारे विश्वेश जी की राय। विश्वेश जी, पहले मुझे आपके लेवल्स लिखवा दो बैंक निफ्टी में, आपके लेवल्स क्या क्या हैं और क्या ऑप्शन खरीदना है, सीधे फ्यूचर्स खरीदना, वो बताइए। रॉकेट मूव है बैंक निफ्टी में। देखिए, और मुझे तो बहुत सारे दर्शक ट्विटर पे सर मैसेज करते हैं कि जब अनिल जी और आपका व्यू मैच हो जाए तो हम लोग सर एक की जगह 3 कर लेते हैं, इतनी क्वांटिटी कर लेते हैं। इतना प्यारा सेटअप है सर, मैं मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब 300 पॉइंट तो खड़े खड़े चलना था, 650 से 23,000 तो खड़े खड़े, और देखिए बात करते करते 200 पॉइंट तो चल चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंटम है। और डेटा सर 22,000 के फुट में, 22,500 के फुट में, 11,000 के फुट में, 11,100 के फुट में इतनी अच्छी ओआई एडिशन हुई है। पुट राइटर क्या स्ट्रांग है सर, उसको क्या व्यू है कि मतलब मार्केट नीचे ही नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। 11,200 यहाँ पे और 23,000 यहाँ पे साथ में होगा सर, तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है। और इसके साथ एक और स्टॉक में भी ट्रेड है सर, अगर आप अलाउ करें तो मैं देना चाहूंगा सर। पहले मेरे को ये तो लिखाओ बैंक निफ्टी का। भाई साहब, ये तो लिखा ही नहीं, खाली आपका मैं भाषण सुनने में रह गया, अपना देने में रह गया। पता चला टारगेट हिट हुआ, मैं अपनी क्रेडिट ले लूंगा, मेरा टारगेट हिट हो गया, आपका क्या? आपके लेवल बताओ। मैंने सर 2 ट्रेड दिए थे। एक बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था फ्यूचर में, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का ट्रेड था, उसमें स्टॉप लॉस रखना है 22,600 का अब यहाँ से। और मैंने दूसरा ट्रेड दिया था 22,500 का कॉल ऑप्शन 400 रुपए में, जो ऑलरेडी 490 के आसपास आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए बैंक निफ्टी और 200 रुपए चलेगा, तो उस लिहाज से 550 और 600 रुपए ये 22,500 के कॉल ऑप्शन के मेरे टारगेट है। और निफ्टी में 23,000 के टारगेट है, तो 22,600 का स्टॉप लॉस, 23,000 का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट तो मुझे लगता है इस तरह से शॉर्ट कवरिंग है, एक्सिस बैंक का पोस्ट मार्केट रिजल्ट है, कुछ धमाकेदार आने वाला है। 23,500 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में। परफेक्ट। अच्छा, अब आप बताओ, अब आपके लिए एक और बिगुल बजाता हूं। वो बिगुल बीटीएसटी वाला, स्पेशल पिक वाला तो आपका बैंक निफ्टी का हो गया। आप स्पेशल पिक में बार बार सारे नहीं मिलते सर, वो बैंक निफ्टी का मिल गया। हाँ, 1 मिनट विश्वेश जी, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, क्या मैं सही देख रहा हूं? 1 मिनट विश्वेश जी, बैंक निफ्टी 22,820 फ्यूचर है और 22,775 50 पॉइंट की प्रीमियम पर बैंक निफ्टी। विश्वेश जी, क्या सही देख रहे हैं आप और हम दोनों? जी बिल्कुल सर, वैसा ही है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतना नैरो कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में, मतलब somebody is trying very hard to put it down, फिर भी मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। मतलब शॉर्ट्स के पास कोई तरीका ही नहीं है काटने के सिवा। तो इसीलिए मैंने आपको फटाक से मैसेज किया, सर ये शॉर्ट्स कट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, जोर से कटेंगे। और आप एक चीज समझिए, 22,500 के कॉल में तो अभी ओआई कटना शुरू हुआ है, तो 23,000 में कटेगा तो क्या होगा? तो मतलब मुझे लग रहा है सर और शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है मार्केट के अंदर। वाह, तो ये है। अब आइए, अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए एक और वो है BTS का। जी सर, बताइए। जी, अगला है वो है स्टॉक है, और मैंने सर ये पहली बार स्टॉक आपके शो पे रिकमेंड किया था 78 में, और मेरा टारगेट था सर ऑलमोस्ट 95 का, वो हो गया था। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और जिस हिसाब से आज बहुत ही बढ़िया एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होके कल साइडवेज था, आज निकला है, मुझे लग रहा है मिनिमम 110 की ओर लाना चाहिए। तो अभी 99.80 के आसपास चल रहा है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा नीचे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट है, 96 का स्टॉप लॉस रखिए, और पहला टारगेट 105 और दूसरा टारगेट 110 का। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। PSU सारे अच्छे लग रहे हैं सर, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, तो मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से ये भी PSU है, तो मुझे लगता है यहाँ से मुंह आना चाहिए, लंबा मुंह आना चाहिए। तो BEL में खरीदारी की राय होगी, स्टॉप लॉस 96 का, टारगेट 105 110 का। तो 10 के टारगेट के लिए BEL में करें खरीदारी। विश्वेश जी आए तो एक के लिए दे गए एक और, 2 और थोड़ी देर में फिर से आएंगे घूम फिर के, तब देंगे आपको छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, वो भी विश्वेश जी के जिम्मे है। विश्वेश जी, पता है ना आपको, आप ही को देना है। थैंक यू सर, बताने के लिए मैं ढूंढना शुरू करता हूँ कुछ ट्रेड। हाँ, और एक और चीज याद रखना, वो भूलना मत जी, मार्केट के क्लोजिंग के आखिरी 1 घंटे में सोना नहीं है आपको, देश को आपकी बहुत जरूरत है, ठीक है ना? बिल्कुल।
बिल्कुल, ऐसे मार्केट में कैसे कोई सो सकता है? आपको तो रात को भी नहीं सोना चाहिए इस तरह के गर्म मार्केट में, दिन की बात करें तो। चलिए, विश्वेश जी तैयार है पूरी तरह से एक्शन में, और एक्शन में तैयार है कुणाल जी और राकेश जी भी, और उनके लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अभी आप लोगों ने बैंक निफ्टी पे कॉल दिए, तो हमारा भी बैंकिंग स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज इस स्टॉक के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और लीस्ट करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 376 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आप इस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट निकालते हैं तो 30 रुपए की तेजी की संभावना चार्ट पर नजर आती है। 30 रुपए अगर स्टॉक में बढ़े तो ये स्टॉक आपको लगभग 407 के लेवल्स दिखाएगा। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 371 371 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 395 रुपए का 395 का, दूसरा टारगेट 405 रुपए का। तो 395 405 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी कराए। जबरदस्त एक्शन आ रहा है। फाइनली आप आईसीआईसीआई बैंक को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। 4% ऊपर है इस समय। बैंक्स की बात चल रही है तो एक बार एक्सिस बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं। वहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही है। अब फिलहाल स्टॉक 3% ऊपर दिखेगा और इसके नतीजे आज मार्केट्स बंद होने के बाद आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, चलिए जानते हैं पूजा के साथ। पूजा, बताइए क्या अनुमान लगाया जा रहा है? ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है पूजा के साथ, पर तब तक एचयूएल पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि इसके भी नतीजे आने वाले हैं। थोड़ा रोटेशन आज हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में, हल्का सा प्रेशर है, पर यहां पर भी नतीजे कैसे रह सकते हैं। देवांशी के पास प्रीव्यू तैयार है। देवांशी, बताइए एचयूएल क्या है अनुमान? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए एचयूएल से सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि नंबर्स इस तिमाही में थोड़े से कंपेरेबल नहीं होंगे। जीएसके का जो अधिग्रहण किया था कंपनी ने जिस पोर्टफोलियो का, वो इस बार से इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा, और इसके चलते हम देखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो ना तो सालाना आधार पर ना तिमाही आधार पर कंपेरेबल होंगे। अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है इस बार नंबर्स में, वो जीएसके के चलते होगा, वॉल्यूम में या फिर आय में, इसी के चलते आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप एक्स जीएसके देखें तो नंबर्स थोड़े से सुस्त आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे पहले अगर मैं आय की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा 1 से 1.5%, क्योंकि इनकी जो ब्यूटी केयर सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आने की आशंका बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इस तिमाही में जो उनके विज्ञापन खर्च है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे थे, और जो अन्य खर्च है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली थी, और इसके चलते हम देखेंगे जो कामकाजी मुनाफा है वो केवल 5 से 6% तक घटता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखें इनके जो कच्चे माल की लागत है उसमें हल्की सी गिरावट जरूर देखने मिली थी, तो वहां से सहारा मिलेगा। कामकाजी मुनाफा 5 से 6% घट सकता है। मार्जिन इस बार 26% से घटकर 25% रह सकते हैं, और मुनाफे में 1 से 2% की इसलिए बढ़त आएगी क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रेट इनका कम होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम, इस पर नजर रखेंगे। जो स्ट्रीट है वो काफी डिवाइडेड है वॉल्यूम को लेके, -5% से लेके -9%, यानी कि वॉल्यूम में इस बार गिरावट आने की आशंका दिख रही है। पिछले साल 5% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, लेकिन इस बार 5% से लेके 9% तक की वॉल्यूम में गिरावट देखने की आशंका बनती हुई दिख रही है। फिर एक बार जीएसके के चलते वॉल्यूम में भी थोड़ी सी बढ़त देखने मिल सकती है। अब फोकस यही होगा इस बार देखना कि ग्रामीण क्षेत्र से कितनी ज्यादा बढ़त आती हुई दिख रही है, अर्बन सेक्टर से कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है, साथ ही इनके जो पर्सनल केयर कारोबार है वहां पे किस तरह से रिकवरी ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, नॉर्मल सी कब तक एक्सपेक्टेड है, और जीएसटी के चलते आने वाले तिमाही में कितने सिनर्जी बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सब पर नजर रहेगी। वॉल्यूम ट्रेंड पर भी फोकस रहेगा, लेकिन कुल मिला के एक्स जीएसके नंबर थोड़े से सुस्त रहेंगे। ओके, नंबर्स थोड़े सुस्त रह सकते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है एचयूएल का। पर चलिए अब चलते हैं सुमित जी के पास, उनके पास एक बीटीएसटीटी कॉल तैयार है। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। कोटक बैंक यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड तोड़ के उसके ऊपर आ चुका है, रिसेंट के हाई तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कोटक बैंक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है।
कोटक बैंक में जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस को होल्ड करें। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है और जिस तरह का मूव दिखा रहा है उसको देखते हुए लगता है कि कोटक बैंक इस मूव के अंदर ऊपर में 1390 से लेकर 1400 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। 1390 1400 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1320 1325 के आसपास है, तो 1320 का लगाना है स्टॉप लॉस। 1390 से लेकर 1400 के टारगेट होंगे। इस हफ्ते में ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक अच्छा अपसाइड मूव कोटक बैंक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तैयार हो जाइए, कोटक बैंक के लिए अच्छी अपसाइड मूव आ सकती है और 1400 तक स्टॉक जा सकता है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे थे, पूजा हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। पूजा बताइए क्या अनुमान लगाया जा रहा है एक्सिस बैंक के नतीजों के लिए? जी, एक्सिस बैंक से कमजोर नंबर्स की उम्मीद की जा रही है, स्पेशली इनके एसेट क्वालिटी पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। प्रोविजन वैसे बैंक काफी हद तक पिछले क्वार्टर में कर चुकी थी, लेकिन इस तिमाही भी उनको कुछ प्रोविजनिंग अतिरिक्त करनी पड़ सकती है कोविड-19 के सामने। हम जो अनुमान लेके चल रहे हैं वो 4540 करोड़ का है। हो सकता है उसके ऊपर उससे ज्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पर देखने को मिले। लोन ग्रोथ भी धीमी रहेगी, डिपॉजिट ग्रोथ से भी ज्यादा कुछ सपोर्ट मिलेगा नहीं। जो इनका कोर बिजनेस है वहां से भी कुछ ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में जहां पर इनका एक्सपोजर पहले से ही है उसके सामने प्रोविजनिंग कर चुकी है, लेकिन फिर से वहां से कुछ दिक्कतें हो सकती है। जहां पर इनका एक्सपोजर पहले से ही है उसके सामने प्रोविजनिंग कर चुकी है, लेकिन फिर से वहां से कुछ दिक्कतें हो सकती है। और रिटेल बुक में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा और उसी का असर कंपनी के मार्जिन पे भी दिखाई देगा। 3.45% के आसपास मार्जिन की फिगर्स रहने का अनुमान है और ग्रॉस एनपीए में दबाव दिख सकता है। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो 4.9% से बढ़कर इस बार आंकड़े 5.2% आते हैं। अगर इसके नीचे रहता है तो फिर वो काफी अच्छी बात होगी बैंक के लिए। लेकिन नंबर्स अगर ओवरऑल बात करें तो कमजोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, नंबर्स थोड़े कमजोर रह सकते हैं, प्रोविजनिंग पर नजर रखेंगे। पर चलिए 2:30 बज गए हैं, समय है जान लेने का अनिल जी की इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है 175 अंकों की तेजी के साथ। वहीं अगर आप नजर डालेंगे यूरोप के बाजार मजबूत दिखेंगे आपको 1 से 1.5% ऊपर। एशिया की आज क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, सारे के सारे एशिया के बाजार पॉजिटिव रहे, बल्कि 2.5% ऊपर था आज हांगकांग का बाजार। तो शानदार क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, बताइए क्या करना चाहिए सर? ओके, अनिल जी मैं आपसे सवाल पूछूं। उम्मीद के मुताबिक दिख रहा है 284 करोड़। जी 284 करोड़ के सामने 288 करोड़ के मुनाफे का आंकड़ा है। कुणाल जी चार्ट तैयार कीजिए आईसीआईसीआई प्रू के रिजल्ट, और जब तक का रिजल्ट सीजन चल रहा है राकेश जी आप कुणाल जी से ज्यादा उम्मीदें न रखें। कुणाल जी को कि देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है, नतीजों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है, तो वो बीच बीच में चार्ट पर फोकस करेंगे। नतीजों के लिए आपको अकेले ही चार्ट कॉर्नर बनाने होंगे। कई बार आप छुट्टी पे होते हैं तो कुणाल जी भी आपका काम करते हैं। ओके, आईसीआईसीआई प्रू, कुणाल जी जरा अपने जल्दी से लेवल बताइए। अनिल जी देखिए काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अनिल जी 422 पर अगला सपोर्ट है, अभी 430 रुपए का भाव है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की बिल्कुल भी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उन्हें 422 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 422 के नीचे स्टॉक निकला तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि वॉलेटाइल सेशन रहना चाहिए और 438 से लेकर के 422 के दायरे में ही स्टॉक कुछ वक्त बिताएगा। तो इन स्तरों पर कोई ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 422 का स्टॉप लॉस रख लें। इसका स्टॉप लॉस लगा कर रखे। और कुणाल जी एक बार आप राकेश जी को अच्छे से समझा भी देंगे, रिजल्ट सीजन में मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट न रहे, स्पेशली क्लोजिंग वाले शो में कैश के और फ्यूचर्स के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस पर तुरंत प्रभाव से कुणाल जी को बाकी सब काम छोड़कर चार्ट्स देखने पड़ेंगे। ये आपके ध्यान में रहे, बिल्कुल सनद रहे, ये मैं पहले से बता दूं ताकि आगे से लाइफ में कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ दीप, अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपने बताया कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, करेक्ट। चलिए पहले करते हैं शुरुआत निफ्टी से। ओहो, बात करते करते दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1, 11,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका है पुट में, दोनों ही मंथली और वीकली सीरीज में। तो अब आपका बेस और शिफ्ट हो गया है 100 पॉइंट ऊपर 11,000 पर। 11,000 के नीचे जाने को अब बाजार नहीं है तैयार। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपका बेस 11,000 पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हल्की सी रुकावट है और वो है 11,200 पर, क्योंकि वीकली सीरीज में वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख शेयरों का। तो 32 लाख शेयरों के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा सा 11,200 पर हो सकता है 11,200 आज पार न करे और कल गैप से खुले जिस तरह से ग्लोबल मार्केट है। तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड रखें।
और कल के लिए आप सिंपल चीज़ यही फॉर्मूला बना कर रखें, 11,200 का कॉल ऑप्शन ले लें और 11,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच कर चलें, ताकि आपकी किसी तरह की कोई गैप डाउन कभी गलती से हो जाए कोई किसी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से तो आपकी हेजिंग परफेक्ट रहे। तो 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 11,500 का कॉल ऑप्शन बेचना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। या अपनी पुरानी जो तेजी की पोजीशन है उसको आप आराम से होल्ड करें। अब होल्ड करने के लिए आपके लिए इंट्राडे में स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाता है 11,100 पर, जहाँ 22 लाख शेयर पुट में है, 24 लाख शेयर पुट में है, 22 आज ही जुड़े हैं, तो बहुत ही बढ़िया पुट राइटिंग हुई है 11,100 के लेवल पर। तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, चिंता न करें, ज़्यादा नीचे आएगा भी नहीं। पॉइंट नंबर 1। आइए, बैंक निफ्टी 22,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22,000 से लेकर 22,700 के 700 तक, 800 भी पार नहीं किया इसलिए मैं 700 बोल रहा हूँ। यहाँ पर 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में शॉर्ट है, कॉल राइटर्स हैं, तो ये बैंक निफ्टी को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे। अब 22,500 22,600 आपके लिए आज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो इसलिए कल का लो आपका बैंक निफ्टी का 22,525 का है, और आज नहीं, कल का तो 22,185 का है। तो बैंक निफ्टी में कल 22,127, 22,520 का कल का हाई है, तो लगभग उस लेवल के आसपास, और आज का लो 22,600 का है, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। 22,800 पार करने के बाद और तेज़ी बनेगी, और ये तेज़ी आपको 22,900, 23,000 के आसपास, 22,975 और 23,050 तक ले जाने की तैयारी में। 23,000 आखिरी हर्डल है, 9 लाख शेयर हैं। और एक चीज़ बता दूं दीप, 23,000, 23,100 ये आखिरी हर्डल है, और अगर 23,080 का जो 8 जुलाई का हाई है वो पार किया तो बैंक निफ्टी गोली हो जाएगा। 400 पॉइंट 23,400-500 तक, 400-500 पॉइंट नॉन स्टॉप ऐसे भागेगा, आप देखते रह जाएंगे, और हो सकता है उसके बाद 5 से 7% की, 8% की और तेजी बैंक निफ्टी जल्दी बनाता हुआ दिखे। तो 23,000, 23,100 आखिरी बैंक निफ्टी के लिए दुविधा वाला लेवल है या रुकावट वाला लेवल। लेकिन मैं और विश्वेश जी दोनों ही ऑलरेडी बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दे चुके हैं, तो बैंक निफ्टी पर भी आपके लिए सिंपल है, 22,800 का कॉल खरीदिए, चाहे तो 23,000 का बेचिए या 23,500 का आप कॉल बेच सकते हैं। सामने 2 कॉल बेचना है तो 23,500 का बेचिए, एक बेचना है तो 23,000 का बेचिए, और ये पोजीशन बना सकते हैं, या फिर दिन के एंड पर ये कर लें। अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करके रखें, बिल्कुल कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं, बाजार मजबूत है। और फिर मैं बता दूं, जो पुट कॉल रेशियो आपको हायर साइड पर दिखता है, उस पुट कॉल रेशियो का एक ही सिंपल है, देखिए आज भी आपको 70 पॉइंट का करेक्शन ऊपरी स्तरों से मिला है, तो पुट कॉल रेशियो में आपको 50-75 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन मिलता नहीं है। उतना करेक्शन जो मिलेगा उसमें आपको फिर से खरीदारी करनी है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो खरीदारी ही करनी है, अच्छी मूव्स आ रही हैं, हायर पोजीशंस पर थोड़ा हल्के हो जाएं, बट डिप्स पर जरूर खरीदारी करिए, यही आपको बाजार का ट्रेंड रखना है। 2% ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। आशीष महेश्वरी साहब भी हमारे साथ हैं, नितिन मुरारका जी भी हैं। नितिन जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले आशीष जी जरा आप भी बताइए, बैंक्स में जो इतना बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है, आपको कोई बैंकिंग स्टॉक जो पसंद आ रहा हो या इस तेजी में जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहें? जी, मेरा मानना है अभी तक बैंक लैगार्ड रहे और रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है, और क्योंकि बैंक्स का जो वेटेज है निफ्टी में करीब 25% के आसपास है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड टाइम के लिए मार्केट बिना बैंक के सपोर्ट में चलता रहे। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में सबसे पहला निवेश के बिल्कुल अभी मौके हैं, क्योंकि इसको भी कैचअप करना है जो भी निफ्टी की रैली हुई है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल अभी भी निवेश किया जा सकता है। एक्सिस बैंक को मैं अभी टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि उनके नतीजे आने वाले हैं, तो एक्सिस अवॉइड किया जाए। और इसके साथ में मेरा मानना है एचडीएफसी में बिल्कुल अभी थोड़ी सी बॉटम पिचिंग होनी शुरू हुई है, तो एचडीएफसी लिमिटेड में अभी भी निवेश किया जा सकता है। मेरा मानना है यहाँ पे करीब 100 रुपए की अपसाइड एचडीएफसी लिमिटेड में भी एक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। नजर रखिए दिग्गज बैंक्स पर, एक्सिस के नतीजे आने वाले हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट आईसीआईसीआई शानदार मूव दिखाता हुआ दिख रहा है। नितिन जी भी हमारे साथ है। नितिन जी, बैंक्स में तो बढ़िया एक्शन है, इस समय प्राइवेट बैंक्स ने लीड ली हुई है, बट अभी थोड़ी देर पहले कैनरा बैंक, और ये सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, वहां पर थोड़ा अपटिक आते हुए दिखा है, 104-105 के लेवल्स पर है। क्या अब यहाँ पर भी वैसी ही तेजी बननी चाहिए? क्या एक अर्ली ट्रेड लिया जा सकता है कैनरा बैंक पर? का ज़्यादा अच्छा है,
और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो वेटेज भी है वो प्राइवेट बैंक्स का वेटेज ज़्यादा है, तो लीड जो आनी चाहिए वो प्राइवेट बैंक से आएगी। और प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये 2 बैंक हैं जो लीड कर रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक में कोई ज़्यादा लीडरशिप नहीं है, बट सबसे आगे कोटक बैंक है जिसके डेटा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और उसके बाद हमें आईसीआईसी बैंक का डेटा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जहाँ तक कैनरा बैंक का सवाल है, उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट है वो 5% के आसपास डाउन है, तो उसमें जो पोजीशंस है वो बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग उसमें मूवमेंट आ सकती है। बैंक निफ्टी के साथ साथ कैनरा बैंक भी मूव करना चाहिए, 109 110 की तरफ जाना चाहिए, बट अगर मुझे एक बैंक लेना होगा तो मुझे लगता है कोटक बैंक मेरी फर्स्ट बेट होगी, और उसके बाद आईसीआईसी बैंक होगी, और 3rd नंबर पे कैनरा बैंक होगा। ओके, कोटक, आईसीआईसीआई और कैनरा, इस ऑर्डर में आप ट्रेड कर सकते हैं। कोटक पर अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी बाय कॉल दिया है, तो वहां पर भी नजर रखिए। ये तो रही बैंक्स की चाल, और डेफिनेटली आज पूरे मार्केट एक्शन में काफ़ी अहम रोल बैंक्स प्ले कर रहे हैं, पर इसके अलावा कई और सेक्टर्स हैं जहां पर खबरों के दम पर और वैसे भी आप एक्शन देख रहे हैं। एविएशन स्पेस पर भी नज़र डालें, यहाँ पर कुछ एक्शन ज़रूर आ रहा है। इसकी रिकवरी में थोड़ा और समय लगेगा, और थोड़ी ख़राब खबरें भी आई हैं पिछले कुछ दिनों में। देखते हैं किस तरह की चाल रहेगी। मानसी ने कुछ रिसर्च तैयार करी है। मानसी, बताइए, एविएशन, एयरलाइन स्टॉक्स, इनके लिए क्या आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर्स हैं जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए हम लगातार देख रहे हैं एविएशन सेक्टर से जुड़ी कई सारी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से सेक्टर लगातार दबाव झेल रहा है। ताज़ा खबर इंटरग्लोब एविएशन को लेकर आई है। इंडिगो ने 10% कर्मचारियों की कटौती करने की घोषणा की है। इंडिगो के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये बताया कि करंट लेवल्स, करंट सिचुएशन को देखते हुए उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज भी मिलेगा। ये पैकेज कर्मचारियों को तब दिया जाता है जब उन्हें अचानक से नौकरी से निकाला जा रहा हो। प्रभावित कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस दिसंबर तक बढ़ाया भी जाएगा। तो ये कुछ पर्क्स हैं जो कि कर्मचारियों को दी जाएंगी, लेकिन ये तो तय है कि 10% कर्मचारियों की कटौती होने वाली है। 25 मई से घरेलू उड़ानों को ऑपरेट करने की अनुमति मिलती दिखी है। हालांकि 45% कैपेसिटी पर घरेलू उड़ानें ऑपरेट होंगी, और औसत ऑक्यूपेंसी दर जो है 50 to 60% पर है। साथ ही एयर ट्रैफिक पर भी लगातार दबाव की खबरें हम देख रहे हैं। 2020 में ग्लोबल एयर ट्रैफिक आधी होने की आशंका जताई जा रही है। 2023 से पहले बिजनेस ट्रैवल प्री कोविड लेवल्स पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि करंट सिचुएशन को देखते हुए लगातार ट्रैवल से जुड़े कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही दुनिया भर में ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन से एयर ट्रैफिक पर असर पड़ता दिख रहा है, और कॉर्पोरेट बजट में कमी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बढ़त से काफ़ी हद तक ये सेक्टर हैं जो कि नुकसान झेल रहा है। इसी के चलते आप देखिए एविएशन स्पेस में लगातार एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ हम देख रहे हैं। एविएशन स्पेस पर आप प्रेशर बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। आज भी ज़्यादा बढ़िया एक्शन नहीं देखा है आपने। चलिए अब चलते हैं सुमित जी के पास, उनके पास एक BTSTT कॉल तैयार है। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है गेल के अंदर ब्रेकआउट है। 103 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदारी करें। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है, और जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से 1 से 2 दिनों के अंदर गेल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में टारगेट होगा 108 रुपए से लेके 110 रुपए तक का। जिन्होंने बाय किया वो पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक पिछले 3 से 4 दिनों में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है, और आज का जो कैंडल फॉर्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 99 रुपए 80 पैसे का, यानी 100 रुपए से 20 पैसा नीचे। साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है 100 का, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए 99.80 का, और यहाँ पे खरीदारी करके ऊपर में टारगेट होगा 108 रुपए से लेके 110 रुपए तक का। 108 110 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। ये है आपके लिए राय गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और देखिए, जैसे सुमित जी बात करते हैं, मूव भी आए, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है आपको, वहाँ पर नजर रखिए। बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए दिखेगा, उनकी भी बात करते हैं। OMCs यहाँ पर शानदार मूव रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी नजर रखिए, एक बढ़िया मूव यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। ONGC लंबे समय बाद यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। तो गेल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही अब ONGC यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है इस समय।
SBI पर भी थोड़ी खरीदारी शुरू हुई है और आइशर मोटर्स ने 20,000 का स्तर क्रॉस किया है। इस समय एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक, वहां पर भी नजर रखिए। आज सुबह चार्ट कॉर्नर का भी पिक था। बंसल जी, 20,000 का स्तर अब क्रॉस किया है आइशर मोटर्स ने, एक बार अगर रिविजन दे सके टारगेट स्टॉप लॉस पर, और कौन सा अगला लेवल है जहां पर नजर रहनी चाहिए? देखिए दीपांशु, काफी बड़े स्तर का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग टुडेज हाइस के अराउंड आती है तो काफी बड़ी रीरेटिंग ऑन द कार्ड्स होगी और तब इसको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट तब जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट कॉर्नर BTSD का नजरिया नहीं रखना चाहिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज करना चाहिए। 19,700 के अराउंड डाउनवर्ड रिवाइज करके इसको होल्ड करना चाहिए। तब ऊपर में 20,800 20,900 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो तब टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर डेज हाइस पर क्लोजिंग आती है तो डाउनवर्ड रिवाइज करके पोजिशनल व्यू बना के 800-900 रुपए की मोर अपसाइड के लिए प्ले करने की राय होगी। शेयर मोटर्स पर राय आपके लिए दिन के अंत में देखिए कहां बंद होता है, लेकिन इस वक्त ऑप्शन की स्ट्रेटजी का वक्त है और तैयार है हमारे साथ इस वक्त विश्वेश चौहान, और विश्वेश के तुरंत बाद आपको मिलेगी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर और उसके बाद बसिन साहब भी अपने BTSD कॉल्स के साथ तैयार है। तो बैक टू बैक एक्शन है भरपूर। आइए बिगुल विश्वेश जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से 23,000 के कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हुई है, मुझे लग रहा है 23,000 के कॉल में यहाँ से और अनवाइंडिंग होगी और बैंक निफ्टी एटलीस्ट 30-200 की आ जा सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो ट्रेड है वो है बैंक निफ्टी का 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 220 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया है, एक्सिस बैंक मूव कर रहा है, SBI मूव कर रहा है, कोटक मूव कर रहा है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज अ मैटर ऑफ द टाइम कि यहाँ से एटलीस्ट 23,000 के ऊपर चले जाए। तो उस लिहाज से 220 में अगर आप ये ऑप्शन खरीदते हो तो 300 रुपए का एक ही टारगेट होगा 23,000 के कॉल ऑप्शन में, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो मैं मेंटेन करने के लिए कहूंगा वो 170 रुपीज का मेंटेन करने के लिए सलाह दूंगा। और मुझे लग रहा है निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसके चलते जो मेरी दूसरी ट्रेड है वो भी स्टॉक पे ही है और वो बैंक निफ्टी का स्टॉक है। तो मेरा अरे विश्वेश जी सुनिए ना, विश्वेश जी 220 में कॉल ऑप्शन लेना, 300 रुपए का टारगेट यानी 80 रुपए का मूव। अरे कहाँ 80 रुपए, आप 200-250-300 पॉइंट का मूव ऐसे चुटकियों में बैंक निफ्टी के लिए जाने माने जाते हैं। कहाँ आप 80-80 पॉइंट के चक्कर में पड़े। देखिए कहाँ पे आपने बोला वहां से 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, दिन के हाई पॉइंट पे 22,850 पे ट्रेड कर रहा है। आप तो खुला फ्यूचर्स खेलिए। वैसे ऑप्शन जो खेलना चाहें वो आपका आइडिया ठीक है, लेकिन थोड़ा टारगेट बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए। जी मेरे हिसाब से सर 23,200 की ओर जा रहा है बैंक निफ्टी। देखिए आज का सबसे ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये नोटिस कर रहा हूँ, निफ्टी 1.85 का पुट कॉल रेशियो है और फिर भी 50 लाख शेयर जुड़ रहे हैं एट द मनी पुट में। व्हाट इट मीन्स पुट राइटर बोल रहा है कि बस मैं तो राइट करूंगा, थर्सडे तक तो मैं गिरने नहीं रहूंगा। तो व्हाट इट मीन्स कि अगले थर्सडे तक मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, मतलब अगले मतलब परसों की एक्सपायरी। अब बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 23,200 23,400 तो कहीं नहीं गया। तो मैं कंजर्वेटिव टारगेट दिया है 23,000 के कॉल के ऑप्शन के अंदर। और दूसरा जो ट्रेड है वो भी बैंक निफ्टी का ही स्टॉक है, वो है एक्सिस बैंक। सर एक्सिस बैंक में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज के दिन में मूवमेंट आ रहा है, अब ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है अनिल जी। एक्सिस बैंक ने लास्ट अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से एक बार ही खाली 450 के ऊपर क्लोज दिया, मात्र एक बार सर। अब अगर आज ये 450 के ऊपर क्लोज देता है, आज मार्केट आवर के बाद में रिजल्ट है, तो मुझे लगता है सीधा 490 पे और जा सकता है। तो एक्सिस बैंक में ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे एट द मनी ऑप्शन, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छी। और अगर विश्वेश जी और अगर यहाँ से करेक्ट हुआ तो यहाँ से करेक्ट, मेक और ब्रेक वाला मामला है एक्सिस बैंक में, तो दोनों तरफ है। रिजल्ट अच्छा है तो 40 ऊपर, रिजल्ट नीचे खराब आए तो देखिए अनिल मुझे ऐसा लग रहा है सर 440 एक पिवटल लेवल है, तो मुझे नहीं लग रहा खराब, मुझे लग रहा है कि खराब भी आएंगे तो इतने खराब नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे आएंगे तो ऐसा बम्पर आएगा कि ये मतलब एसीसी का वाला मामला हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से डेटा 4 दिन के डोजी क्लस्टर को हम तोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में हाईएस्ट कॉल है 450 पे, ऑलमोस्ट 28 लाख है, और उसके ऊपर है 500 के उसमें। मुझे लग रहा है कि अगर आप
ट्रेड करना चाहते हो तो 450 का कॉल ऑप्शन है, वो 21 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक्सिस बैंक का 450 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए में खरीदिए, और एट द मैक्स अगर आपको हेज करना है तो आप उसके सामने एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हो 500 का 6 रुपए में, तो आपकी जो लागत है वो राउंड अबाउट 6 रुपए से कम हो जाएगी, और आप खरीद रहे हो 20 रुपए में और बेच रहे हो 6 रुपए में, तो 14 रुपए में आपकी ट्रेड बन जाएंगी। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक में ये ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक यहाँ से मूव हो सकता है। 440 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है एक्सिस बैंक लॉन्ग रहना चाहिए। तो दो ट्रेड है मेरी ओर से, एक बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल ऑप्शन और दूसरा एक्सिस बैंक का 450 का कॉल ऑप्शन। ये आइडिया ठीक लग रहा है मुझे विश्व जी, आपका ये आइडिया ठीक है। 450 का कॉल ऑप्शन ले लो और 500 वाला बेचना है ना, बेचना कौन सा 500 वाला, राइट? हाँ 500 वाला एक बेच देना है। हाँ तो 14 रुपए में आपकी तेजी की पोजीशन खड़ी हो गई। अगर का रिजल्ट कुछ खराब भी हुआ तो 4 रुपए तो बच ही जाएंगे, 10 रुपए में आप निपट जाओगे, करेक्ट? बड़े परफेक्ट है सर। और कहीं ना कहीं ये आइडिया ठीक लगा मुझे आपका। वैसे बैंक निफ्टी को देख के सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बड़ा एंटिसिपेट कर रहा है, मतलब शायद बैंकिंग रिजल्ट अच्छे आएंगे या उस तरह की कोई चीज है, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट है, इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ, आज तक मैं सोचता था कि बैंक निफ्टी के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है और मैं ही बैंक निफ्टी पर घंटे 2-3 घंटे तक एक तरफा भाषण दे सकता हूं, लेकिन आप जिस तरह से मतलब पिछले आधा पौन घंटे में बैंक निफ्टी के साथ अपना प्यार जता रहे हैं विश्वेश जी, मुझे सीरियस कंपटीशन है आपसे। चलिए लेकिन जहां पर विश्वेश जी की और मेरी राय मिल जाए, और बैंक निफ्टी मैं जैसा कहता हूं कि दुनिया का सबसे आज्ञाकारी इंडेक्स है। वो कहता है ना कि स्कूल में क्लास में आपके कोई एक बच्चा होता है, बड़ा चंचल शरारती नटखट होता है, लेकिन टीचर की बात जरूर मानता है, वो आज्ञाकारी भी उतना ही होता है, लेकिन होता है बड़ा एक्टिव। ऐसा ही हमारा बैंक निफ्टी है, बहुत आज्ञाकारी इंडेक्स, दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ, और ऐसे मूव्स, ऐसे कॉल्स ऐसे बहुत कम पकड़ में आते हैं। जब पकड़ में आते हैं तब छोड़िएगा मत, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। आइए, भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। भसीन साहब के लिए बिगुल और वक्त है BTS डबल टी का। स्वागत है भसीन साहब आपका। दिन के हाई पॉइंट पर फिर से मार्केट आ गया है 11,180 के बेहद करीब है निफ्टी। आज फिर से 150 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी छलांग मार चुका है। शानदार खरीदारी। बताएं सर, BTST में क्या करना है? सर पहली बात तो ICICI बैंक कल 362 वाला आज 380 हो गया है, 81 रुपए। तो ICICI बीन द स्टार, और मुझे लगता है 400 रुपए का भाव आपको जुलाई में दिख जाएगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले भी कहा था 23 से 23,500 का लक्ष्य था जब ये 21,000 पे था, तो बोथ ऑफ दोज आर नाउ लुकिंग टू आउट परफॉर्म। लेकिन आज के स्टार सर PSUs हैं, और अभी भी मेरा कॉल PSU पे है। तो बाय गेल 3.5 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 से 112 का टारगेट। 110-112 के टारगेट के लिए गेल खरीदे, ये है आपके लिए BTST के तौर पर ये कॉल। और क्या भाव में एंट्री करनी है सर? 102.50 नहीं, 3 साढ़े 3 सर 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, 103-103.50 के आसपास। एक ही स्टॉक है या और भी कोई स्टॉक है सर? नहीं, एक ही है सर, बाकी तो आपको दे चुका मैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर गेल खरीदने की राय। और कई बार मैंने देखा सुमित जी और भसीन साहब के विचार बहुत मिलते हैं। आगे पीछे सुमित जी के और भसीन साहब के कॉल सही जाते हैं। अभी सुमित जी ने भी 103.50 में गेल खरीदने की राय दी, 108-110 का टारगेट, और भसीन साहब का टारगेट है 110-112 का। ये है आपके लिए। आइए, अब विकास सेठी साहब आपको देंगे 3 बजे एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक, उसकी कर लीजिए तैयारी। और विकास सेठी साहब की पिक बड़ी जबरदस्त होती है। वो कैश की हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, ऑप्शन की हो सकती है, मिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस होगी दमदार, ये पक्का है। तो 3 बजे इधर उधर मिस मत करेगा सेठी साहब की पिक। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। स्वाति से लेते हैं उनकी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। स्वाति बताइए, क्या है खबर? जी, खबर आत्मनिर्भर भारत से ही जुड़ी हुई है। एक्चुअली कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर बहुत जोर दे रहा है, और सेक्टर बाय सेक्टर जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई उन्होंने किए हैं उस पर क्या काम हो रहा है, मैं उस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इनफैक्ट आज जो सेक्टर के बारे में बात करूंगी वो है लेदर एंड फुटवेयर। जी हाँ, इस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है एक बड़े सेक्टर के रूप में, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा सरकार को आत्मनिर्भर बनने के लिए। सरकार ने कुछ 4-5 बातें
इस सेक्टर के लिए सोची हैं और उस पर ऑलरेडी वो पॉलिसी वर्क बना रहे हैं, कंसल्टेशंस शुरू हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेदर इंडस्ट्री अगर हम इंडिया में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम फुटवेयर के, और लेदर प्रोड्यूसर लेदर गारमेंट्स की बात करें तो हमारा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रोल है, बट हम चाइना से पीछे हैं। तो कैसे हम नंबर 1 पोजीशन तक आए, इस पर सरकार की एक रणनीति तैयार हो गई है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो 4-5 बातें, जैसे मैंने कहा, पहला क्लस्टर डेवलपमेंट यहाँ बहुत जरूरी है करना। 4 से 5 इंटीग्रेटेड क्लस्टर बनाने जा रही है सरकार, उस पर काम हो रहा है। क्या उसमें सोचे वो ये देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशंस को स्केल अप किया जाए। इसमें इनलैंड और पोर्ट बेस्ड दोनों ही तरीके का मिक्स होगा और अट्रैक्ट करे जाएंगे फॉरेन प्लेयर्स यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए एक बड़े पैमाने पे एक बहुत लार्ज स्केल फॉर्म में इस सेक्टर पर काम होगा। दूसरी बड़ी बात, अगर आप देखिए इस वक्त फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री ग्रीन गुड्स कैटेगरी में आती है, इसको व्हाइट गुड्स कैटेगरी में डालने की बात की जा रही है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज होगी इस सेक्टर के लिए। तो ये भी सोच विचार किया जा रहा है कि इसको व्हाइट गुड्स कैटेगरी में डाला जाए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई फंडिंग सपोर्ट। किस तरीके की सरकार फंडिंग सपोर्ट देगी? देखिए, यहाँ सरकार की जो सोच है वो डिजाइन डेवलपमेंट में फंडिंग करने की बात कर रही है। एटलीस्ट 70% कवर करेंगे एक्सपेंडिचर जो इनकर होगा इंडियन और फॉरेन डिजाइनर्स को जो हम लेकर यहाँ चलेंगे, उसमें 70% तक आपकी डिजाइन डेवलपमेंट में फंडिंग को कवर करने की बात सरकार कर रही है। ब्रांड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन तो डेफिनेटली होगा। स्किलिंग के लिए काफी काम सरकार ने इस पर सोचा हुआ है। तो लेदर और फुटवेयर सेक्टर सरकार के लिए बेहद जरूरी है और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो ये सेक्टर पर हमें जरूर नजर रखनी पड़ेगी। में क्लस्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा ताकि 4 या 5 बड़े क्लस्टर ऐसे बनाए जाएंगे जिन जगहों पर ये लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को एक साथ डेवलप किया जा सके, वहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज आ सके और वहाँ पर जो कारोबार नया शुरू करने वाले कॉरपोरेट्स हैं या फिर जो कंपनियां हैं उन्हें बड़े इंसेंटिव दिए जा सके। स्वाति, ये बताइए कि इस पॉलिसी पर कहाँ तक काम चल रहा है, किस लेवल तक काम पहुँचा है और कितना फ़ायदा पहुँचेगा इस इंडस्ट्री को? जी बिल्कुल, इस पर काम काफी हद तक हो चुका है। ये एक फाइनल रिकमेंडेशन है जो अब सरकार इस पर एक जो मोहर लगाने वाली बात है, इसकी जो पूरी डिजाइन है, जो पूरी इसकी रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ड्राइव हो रही है और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पेश की जा रही है। हर एक सेक्टर के ऊपर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है और मैंने जैसे बताया लेदर एंड फुटवेयर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आइडेंटिफाइड है, इस पे काम पूरा हो गया है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पे ही प्रेजेंट होगा। उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है, इसको इमीडिएटली जैसे ही अप्रूवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से आ जाती है तो आप देखेंगे कि काम इस पर शुरू हो जाएगा। बट सारी कंसेंसस इस पे आ चुकी है। तो ये है आपके लिए इस इंडस्ट्री पर बड़ा एक्शन, बड़ा डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना। आइए आशीष जी हमारे साथ हैं, आशीष जी से राय लेते हैं। आशीष जी, क्या राय रखते हैं आप लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्रीज पर और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो यहाँ पर? जी, काफी ग्रोथ का इसमें पोटेंशियल है। इनफैक्ट काफी समय से जो लेदर इंडस्ट्री है वो एक गवर्नमेंट का एक फोकस एरिया में रहा हुआ है कि उन्होंने SEZ वगैरह भी बनाया और काफी कोशिश की गवर्नमेंट ने। बट आई थिंक यदि ये सारे स्टेप और लिए जाते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब जो चाइना से जो एक्सपोर्ट होगा उसकी बजाय काफी सारी जो इंक्वायरीज आएंगी वो इंडिया रिलेटेड एक्सपोर्ट्स के लिए काफी इंक्वायरीज आने की संभावना है। तो मेरा अभी सलाह रहेगी लिबर्टी शूज और मिर्जा टेनर्स, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये आगे जाके इस सेक्टर को लीड करे। बाटा ऑलरेडी काफी प्राइस स्टॉक है और ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, तो बाटा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है मिर्जा और लिबर्टी शूज यहाँ पे बिल्कुल बाय किए जा सकते हैं। तो ये है आपके लिए इस वक्त इन स्टॉक्स पर आए और स्टॉक्स देखिए क्या तेजी से दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिर्जा इंटरनेशनल लगभग 9-10% की तेजी दिखाता हुआ मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक का। लिबर्टी शूज 4% मजबूत है इस वक्त, मिर्जा 10-11% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और बाटा देखिए, बाटा फ्लैट है। बाटा किरण जी है नहीं ना, किरण जी होते तो बाटा बहुत तेजी से चलता, लेकिन किरण जी की एब्सेंस में बाटा के लेवल जरा वागले साहब आप बता दीजिए, आपके परम मित्र किरण जी के एब्सेंस में।
अनिल जी, मुझे बाटा में कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। आपने ठीक कहा, बिल्कुल फ्लैट है। 1320 जब तक ये निकालेगा नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें मोमेंटम आएगा। 1280 1320 ये रेंज होगी, मैं अवॉइड करूंगा। अवॉइड, ये है राय आपके लिए इस वक्त। लेकिन अवॉइड मत कीजिए, मिस मत कीजिए। एक पिक जो देने वाली, एक नहीं अनेक भी हो सकती है। सेठी साहब आएंगे अभी बस अगले 3 मिनट में आपके सामने होंगे और वो देंगे आपको एक या अनेक पिक्स, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन होगी शॉर्ट टर्म और तुरंत से आपको रिटर्न देने वाली। उससे पहले एक बढ़िया स्टोरी आपके सामने रखते हैं और वो है इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है बताने के लिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम में हो रही है बढ़ोतरी, क्यों, कैसे और क्या कुछ है, डिटेल्स बताइए पूजा। जी, जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कि ज़्यादा कुछ अच्छे नतीजे नहीं है। मतलब अगर प्रीमियम साइड पर देखेंगे तो नंबर्स वीक ही नज़र आ रहे हैं। और पिछले ये जो क्वार्टर गया है उसमें हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनियों को ये दिक्कत फेस हुई है। अब उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों ने कुछ कदम उठाए हैं। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का प्राइस है वो 30% बढ़ा दिया है और पिछले 4 महीने में प्रीमियम में हम देख रहे हैं बढ़त देखने को मिली है। और उनका कहना है कि अब इसमें कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्राइसिंग है वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कि अभी माना जा रहा है कि इसमें भी अतिरिक्त 30% की बढ़त इनके प्राइसिंग में और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वजह यह है कि अप्रैल में इंश्योरेंस प्रीमियम जो कलेक्शन था वहां पर 40% की गिरावट भी देखी गई थी। लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति का असर प्रीमियम ट्रेंड पर देखने को मिला था और साल की शुरुआत से बिक्री में करीब 15 से 18% की गिरावट दिखी थी। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने प्रीमियम में अपनी बढ़ोतरी कर दी है और ये जो प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा ये उनके नए ग्राहकों को देना पड़ेगा। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में तो नहीं, लेकिन आने वाले जो कुछ क्वार्टर हैं उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिले, ये जो बढ़ी हुई प्राइसिंग है उसका। अब इसमें कंपनियों के प्रीमियम में करीब 30 से 37% की बढ़त हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने करीब 37% की बढ़त की है। बजाज अलायंस लाइफ बढ़त की है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ ने भी करीब 20 से 32% की बढ़त की है। और ये जो बढ़त है इसका असर हम देखेंगे कि आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा और 30% की अतिरिक्त बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनियों पर राय। आशीष जी जरा एक बार आप दें राय, इसमें जो बढ़त देखने को मिल रही है वो बड़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। आज रिजल्ट्स भी आपने कई इंश्योरेंस कंपनियों के आते हुए देखे हैं, क्या पसंद है आपको? 1 2 3 इस नंबर में बताइएगा। हो सकता है हम पहली वाली खरीद के रुक जाएं, ज्यादा पैसे होंगे तो आपकी जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो भी खरीदेंगे और ज्यादा हुए तो तीसरी तक जाएंगे। जी सर बताइए। सबसे पहले तो जैसे आज थ्रू आईसीआईसीआई के लाइफ इंश्योरेंस के भी नतीजे हैं, तो नतीजे बेहतर थे। ये तो मालूम था सबको कि रेवेन्यू में और जो इनकम है उसमें डिप आएगा, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हुआ है वो काफी अच्छा है। तो आप देखिए एक स्टॉक में एक हमने अभी गेन आता देखा। यहाँ पर यदि आप मेरे से नंबर 1 पिक पूछेंगे तो SBI लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। मेरा मानना है कि जो प्राइसिंग पावर SBI के पास है और जो रीच SBI के पास में है उसका कोई सेकंड मैच नहीं है। तो SBI को सबसे बेनिफिट मिलेगा इसका। और उसके बाद में मेरा मानना ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, वो मेरा सेकंड पिक रहेगा। मैं आज के नतीजों से मुझे नतीजे पसंद आए हैं। और तीसरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि उनका एक्सेस से जो टाई अप है और जो उनका बैंक इंश्योरेंस चैनल काफी अच्छा बना हुआ है, तो मैक्स तीसरा पिक रहेगा। ओके, तो मैक्स, अच्छा मैक्स कौन सा? मैक्स फाइनेंशियल वो भी लेंगे आप? मैक्स फाइनेंशियल भी लेना चाहूंगा। वंडरफुल, वेरी गुड। अच्छा हुआ मैंने 3 ही पूछा। आशीष जी आपने तो अपने हिसाब से बता दिया, आपके पास जितने पैसे उस हिसाब से स्टॉक बताए जा रहे हैं, और अगर मैंने 4-5 पूछ लिए होते तो और भी बता देते। लेकिन आशीष जी की पसंद एकदम साफ है। मैक्स फाइनेंशियल तीसरे नंबर पर, ICICI प्रू दूसरे नंबर पर और SBI लाइफ पहले नंबर पर। और SBI लाइफ तो वाह, ये तो स्टॉक गजब। मतलब कुणाल जी क्या आपने पकड़ा है और क्या इसके लेवल्स दिए। SBI लाइफ के आज और SBI कार्ड्स के कल, जिस तरह से बजाज के लिए है ना किरण जी मशहूर हो चुके हैं, इसी तरह से आपकी कुणाल जी परफॉर्मेंस रही ना तो आप SBI के लिए मशहूर हो जाएंगे कि SBI के काउंटर के इन हाउस एक्सपर्ट ये आप हो सकते हैं। इस पर थोड़ी मेहनत करेंगे कुणाल जी आप? अनिल जी बिल्कुल आपने कहा है, तो मैं कोशिश करूंगा अनिल जी पूरा इसका लेटर मुझे मिल जाए। आज सवेरे जागीरें बढ़ रही थी अनिल जी, B का लेटर कोई ले गया तो मुझे लगता है कि S मिल जाए तो अनिल जी ज्यादा कंपनी आ जाएंगे हाथ। बिल्कुल, चलिए तो कुणाल जी लगे रहे आप।
और लगे हुए हैं हमारे साथ में हमारे विकास सेठी साहब, उनकी भी पिक्स लेनी है। सेठी साहब आ गए आप? एक पिक्स है या अनेक पिक्स? उसके लिए पहले मैं बिगुल बजाऊंगा, उससे पहले आपसे पूछ लेता हूँ, एक है या अनेक है, पहले ये बताइए। अनिल जी 2 पिक्स है, अनेक भी नहीं है, एक भी नहीं है, 2 पिक्स है। एक तो 2 मतलब अनेक हुई ना? अनेक समझ लीजिए, एक कैश मार्केट की और एक एफ&ओ स्पेस से। हाँ अनेक, हाँ वो आपने सुना नहीं था दूरदर्शन पे पहले आता था गाना, एक तितली अनेक तितली, मतलब एक और 2 वाला बीच में नहीं, एक और अनेक। तो अनेक आपके पास है तो आपके लिए अनेक के लिए बजेगा बिगुल। उसके पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद सेठी जी देंगे आपको दमदार पिक्स। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है टाटा स्टील पर। यह स्टॉक अभी अपने रिसेंटली जितने भी अभी पिछले 20-25 दिन के हाइस थे उनको क्रैक करके एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देके एक नीट क्लियर ब्रेकआउट दिया है। टाटा स्टील को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेटल स्टॉक्स में बड़ी तेजी बन रही है, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी बनी है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन चार्ट पूरे मेटल स्पेस में दिख रहा है वो टाटा स्टील का है। फ्रेश ब्रेकआउट है, आज इंट्राडे लोस से बड़ी शानदार रिकवरी है, तो टाटा स्टील को बाय करके चले। यहां पर 353 रुपए पर 353 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 371 रुपए का 371 का, दूसरा टारगेट 376 रुपए का 376 का होगा। तो 376 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी क्या है? ओके 360 पे खरीदिए, 353 का स्टॉप लॉस, 371 और 376 के लिए आपके खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए टाटा स्टील पर तेजी करने के लिहाज से। टाटा स्टील वाह 2.5% मजबूत। अरे कुणाल जी राकेश जी, ये तो 3 बज गई, आपका पिक ऑफ द डे किधर है भाई साहब? बंसल जी। अनिल जी देखिए, आप विकास सेठी जी के बाद अनिल जी आइएगा। विचार विमर्श चल रहा है और पिक ऑफ द डे अनिल जी आपके लिए अनिल जी शायद हो सकता है शॉक हो, सरप्राइज हो अनिल जी, बट एक काफी बड़ा सरप्राइज है पिक ऑफ द डे में। तो विकास सेठी जी के बाद अनिल जी आप आइएगा। कुणाल जी और मैं विचार। भाई साहब सरप्राइज देना, शौक मत देना। हम सरप्राइज तो ठीक है, शौक वॉक ठीक नहीं है, तो सरप्राइज देंगे। और वैसे भी अब तक सारे के सारे स्टॉक जो पहले सरप्राइज देते थे अब सरप्राइज नहीं देते हैं। सारे कुणाल जी और राकेश जी के पिक ऑफ द डे सरप्राइज के बजाय अब एकदम उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल जैसा कहते हैं वैसे ही बढ़ते हैं। तो सरप्राइज कहाँ रहा? जब बोलते हैं कि पिक ऑफ द डे सुपर हिट होगा, बढ़ेगा, भागेगा तो बढ़ते, तो सरप्राइज तो रहा ही नहीं। अगर नहीं बढ़ा तो शॉक है, और वो तो होता नहीं है, तो शॉक मिलेगा नहीं, सरप्राइज मिलेगा नहीं, स्टॉक मिलेगा और स्टॉक में रिटर्न मिलेगा। आइए बिगुल विकास सेठी साहब के लिए। तो ये है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताइए सर आपका पहला स्टॉक कौन सा? आपने कहा एक नहीं अनेक है, तो पहले कैश का देंगे या पहले फ्यूचर्स का? अनिल जी पहले कैश का स्टॉक देता हूँ, कैश के स्टॉक के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बताइए सर। देखिए कैश मार्केट का जो स्टॉक मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, आईटी स्पेस की कंपनी है। कंपनी का नाम है एक्सेलिया काले कंसल्टेंट। कंपनी एकदम बिल्कुल शानदार कंपनी है। इसकी बैलेंस शीट में देख रहा था, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था अराउंड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 54%। डेट है नहीं कंपनी में, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 75% की। कंपनी में डीआईआई का भी इंटरेस्ट बना हुआ है बिल्कुल। जो मार्च क्वार्टर में डीआईआई की होल्डिंग थी, उन्होंने जून क्वार्टर में करीबन 1.25% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर आप पिछले साल के जून क्वार्टर से देखेंगे तो जहां डीआईआई 8% ओन करते थे, वहां उन्होंने बढ़ा के इस बार 12.5% की हिस्सेदारी हो गई है। बाकी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स करके एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने भी नवंबर में इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी। ये स्टॉक बिल्कुल बहुत ही अंडरवैल्यूड है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है अराउंड 13 का। अपने हाईज जो 1250 के लेवल से बहुत ही डिस्काउंट पे चल रहा है, और इसका कारण भी है बिकॉज ये कंपनी मेनली एयरलाइन इंडस्ट्री को कैटर करती है। बट ये सही मौका है इस तरह की कंपनी को बिल्कुल पिकअप करने का। देर सवेर एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छा करने लगेगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे, जो कि मैं जब बात शुरू कर रहा था तो करीबन 960 के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, मुझे लगता है ये 1025 रुपए तक के लेवल जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल 1025 तक के टारगेट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, और बहुत जल्दी का मतलब ये भी हो सकता है, बहुत जल्दी मतलब विकास जी इतने जल्दी कि आप खुद नहीं सोच सकते। उसका रीजन बताऊं मैं, पूछो आप मुझे। हाँ बिल्कुल बताइए अनिल जी, बता दीजिए आप। मैं क्यों बताऊंगा, रीजन बताएंगे वो खुद जो इस पर करते हैं बड़ी तगड़ी रिसर्च, और वो है हमारे बंसल जी। बंसल जी ने भी इस पर तगड़ी वाली रिसर्च करके रखी है। बंसल जी जरा उस रिसर्च का नमूना पेश किया जाए एसेलिया काले पर। देखिए अनिल जी, यहाँ पर ट्रिगर क्या है कि विस्ता इक्विटी जिसका अभी सेठी जी ने नाम लिया, उसने अनिल जी इसमें 100% स्टेक खरीदा वॉरबर्ग, उससे मेरे को नाम लेना नहीं आता अनिल जी, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से। और अनिल जी जब चेंज ऑफ हैंड हुए तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम है कि ओपन ऑफर के लिए एज पर सेबी गाइडलाइंस इनको एक वैल्यूएशन बिठाना पड़ा। और वैल्यूएटर कौन बैठा, एक छोटा मोटी जो कंपनीज होती है हमारी देसी कंपनीज, तो उन्होंने 944 और 939 का ओपन ऑफर का प्राइस दिया, कंपनी ने 944 का प्राइस इसमें डिसाइड करा। अब काफी अनिल जी यहाँ पर फंड्स हैं, बड़े एचएनआईज हैं जिन्होंने सेबी और कंपनी को कंप्लेंट करी, और सेबी ने अनिल जी इस पे एक्शन लिया है, और सेबी दोबारा से वैल्यूएशन की बात कर रहा है। और जिन लोगों ने सेबी में कंप्लेंट करी है उन्होंने 2500 रुपए का प्राइस यहाँ पर मांगा है। तो हमने अनिल जी अपने यही इसमें एक ट्रिगर है, शॉर्ट टर्म में ये एक ट्रिगर बन सकता है। अगर ओपन ऑफर का रिवीजन आता है, जिसके चांसेस हैं, तो इसमें एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। और हिस्टोरिकली हमने ये पाया है कि जब जब प्राइवेट इक्विटी ने जिन जिन कंपनियों में स्टेक लिया है वहां पर एक लंबी अवधि में री रेटिंग देखने को मिली है। तो इस कंपनी के लिए सिर्फ नेगेटिव चीज ये है कि ये जिस बिजनेस में है, ये एयरलाइंस के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, वहां पर अभी बिजनेस थोड़ा सा इफेक्टेड है। एल्स लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, और शॉर्ट टर्म में अगर ओपन ऑफर में रिवीजन आता है जिसके चांसेस हैं, तो काफी बड़ी री रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक जमाने में इसका नाम होता था काले कंसल्टेंट, उसके बाद एसेलिया सॉल्यूशंस हो गया, एसेलिया काले सॉल्यूशंस के नाम से आता है। ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स का नाम आप बोल रहे थे जिसका ले नहीं पा रहे थे, वो वही ना, वारबर्ग पिंकस, वही उसी फंड की बात कर रहे हैं बंसल जी? हाँ बिल्कुल अनिल जी, वो इसका प्रमोटर था, उससे विस्ता इक्विटी प्राइवेट इक्विटी ने 100% स्टेक लिया नवंबर 2019 में। तो वहां पर जो चेंज ऑफ हैंड हुआ, बंसल जी ऑफर आना था, और एक ओपन ऑफर के मिनट, वो तो समझ गया। अरे बंसल जी, न, अरे बंसल जी सुनिए, वो तो रिसर्च मैंने सुन ली आपकी, वो तो एकदम परफेक्ट है। वारबर्ग पिंकस का नाम लेने में आपको इतनी मुश्किल हो रही है? इसका इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल दवाइयों के नाम आप आराम से ले लेते हैं, ठीक है? कौन कौन सी दवाएं का मतलब जिसमें हम सोच भी नहीं सकते हैं, इसे प्राइवेट इक्विटी फंड का नाम लेने मुश्किल है। इसका मतलब क्लियर कट एक चीज़ है, जहाँ पे आपका दिल लगा हो वहाँ तो आप आसानी से सीख जाते हैं, जहाँ पर दिल नहीं लगा हो वहाँ पर आपको सीखने में मुश्किल होती है। कुणाल जी सही है या गलत? 100% अनिल जी, 100% बात सही है कि अनिल जी जहाँ इनका इंटरेस्ट होता है वहाँ तो ये गहन अध्ययन करते हैं, और ये वारबर्ग पिंकस को कुछ समझते नहीं है अनिल जी, ये मुझे ऐसा इनकी बातचीत से लग रहा है। हाँ सब पता है बंसल जी, थोड़ा सा है ना पी इक्विटी फंड वालों की तरफ भी थोड़ा नजर डालिए, ऐसा नहीं है, मतलब वो भी आपके काम के लोग हैं। तो आइए, बंसल जी ने आपको बेहतरीन रिसर्च देके दी है, और 960 वाला स्टॉक 1008, 1025 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सेठी साहब ने दिया। सेठी साहब, शॉर्ट टर्म को इतना शॉर्ट टर्म होता है कि मिनटों में आपके टारगेट आ जाए, गजब है भाई साहब आप भी, वाह वाह वाह। अच्छा देखो, परफेक्ट रिसर्च मिल गई सेठी साहब आपको, जो कुछ भी आपको कहा बंसल जी ने, आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं बिल्कुल अनिल जी, मुझे भी ये पता ही था, बट मुझे लगा इतना समय बाजार बंद होने जा रहा है तो इतना समय नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने और ज्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं करे। बट ये विस्ता इक्विटी पार्टनर ने वारबर्ग पिंकस की हिस्सेदारी खरीदी थी नवंबर में, और बिल्कुल इसमें एक ओपन ऑफर बिल्कुल ड्यू है, और बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। हालांकि अभी चूंकि इनका बिजनेस थोड़ा ढीला चल रहा है, तो स्टॉक जैसे बाकी आईटी कंपनीज ने परफॉर्म किया वैसा किया नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये सर्टेनली यहाँ से बहुत अच्छे लेवल्स दिखेंगे, और जो डीआईआईज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके लिए एसेलिया काले सॉल्यूशन। आइए अब दूसरा स्टॉक आपका बाकी है। तो बहुत देर हो गई, बीच में गैप हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ सेठी साहब एक बार बिगुल फिर से बजा दें, तो बिगुल के बाद क्या है, थोड़ी अलर्टनेस आ जाती है। तो सेठी साहब का शॉर्ट टर्म पिक था, एक और बिगुल और इस बार आ रही है। तैयार हो जाइए सारे एफएनओ ट्रेडर्स, कमर कस के, सेठी साहब तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। और कल जो सेठी साहब ने दिया था आपको टेक महिंद्रा,
और बात करते करते टेक महिंद्रा के स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी, दिन के दौरान भी आपके लिए बढ़िया मुनाफा बन गया। देखते हैं आज सेठी साहब की पिक एफएनओ में कौन सी है। सेठी साहब बताएं सर, कौन सा शेयर चुना है आपने? बिल्कुल अनिल जी, एफएनओ स्पेस से जो स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ, एक दिग्गज ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस तरह से ऑटो इंडस्ट्री वापस नॉर्मलसी की ओर रिटर्न हो रही है, मुझे लगता है ये ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के भी दिन सुधरेंगे। और इन्होंने हाल ही में रीस्ट्रक्चरिंग करी थी, अपना जो वायरिंग बिजनेस है उसको डीमर्ज किया था, जो कि बाजार को पसंद आया था उस दिन, और स्टॉक करीबन 110 तक के लेवल्स तक गया था, बट वहां से फिर करेक्शन होके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल्स पे। बट मुझे लगता है इन लेवल से वापस से तेजी बननी चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 105 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 94 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए राय। एक बार स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 94 का स्टॉप लॉस। 94 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट, राइट? करेक्ट। ओके सेठी साहब, शुक्रिया आपका। मदरसन सुमी एक और स्टॉक जो मजबूती के साथ ऊपर बढ़ सकता है, 94 रुपए का स्टॉप लॉस, 105 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। तो एफएनओ में अगर आपको ट्रेड करना है, मदरसन सुमी, कैश में आपके लिए एसएलया काले आज आता हुआ। आइए अगला बिगुल है बीटीएसटी का और BTST का, और ये है हमेशा शांत चुपचाप रहने वाले, लेकिन उस चुपचाप और शांति के बीच में बहुत ही बेहतरीन खोज खबर के साथ डेटा को खंगाल कर बहुत बढ़िया कॉल्स देने वाले नितिन मुरारका जी के लिए। जी नितिन जी बताएं। देखिए अनिल जी, यहाँ पे BTST LNT में करेंगे जो अभी 937 के आसपास है। इसमें हम 925 का स्टॉप लॉस रख लेंगे, यानी कि 12-13 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। और इसमें काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग एक सपोर्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 960 से 970 की तरफ जाना चाहिए। तो हो सकता है 1-2 दिन होल्ड करना पड़े, या कल BTST में नहीं, कल क्लोजिंग तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज पोजीशंस बन रही है तो मूव ऊपर की मिलनी चाहिए। तो 965-970 ऐसे टारगेट होगा और 925 का स्टॉप लॉस होगा। 925 का स्टॉप लॉस, 965-970 का टारगेट। होल्ड तो है ना, ऐसा है ना नितिन जी, आप चाहे जितना करवा लो, भले अभी बोल दो, कल परसों आप बोलो तो एक्सपायरी तक होल्ड कर लें, कंडीशन एक ही है बस, जो भाव में खरीदा ना आदमी, उसके नीचे ना आए तो होल्ड ही होल्ड करता रहे। जैसे नीचे आता है ना, तनाव शुरू हो जाता है बस। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप है ना थोड़ा ऊपर करा दो इसको, उसके बाद में जितना होल्ड करवाना है करवाइए, कोई टेंशन नहीं है। आइए अब आने वाला है आपके लिए बैंक से बेनिफिट। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है, और बैंक से बेनिफिट के तुरंत बाद जिसका आपको है इंतजार, वो है पिक ऑफ द डे। जी हाँ, कुणाल जी और राकेश जी का ऑलमोस्ट, मैं एकदम 100% तो बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट वाला पिक ऑफ द डे। तो कुणाल जी, राकेश जी, आप तैयार हैं? अनिल जी तैयार है, पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल तैयार वाले स्टॉक से आशीष के सेगमेंट से पहले ले लीजिए अनिल जी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पूछा कि अगर आप तैयार हैं तो पहले आपके लिए बैंक से बेनिफिट। आशीष जी आप इंतजार करें, पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का बिगुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, बोला था सरप्राइज या शॉक, अनिल जी वो आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि पिक ऑफ द डे है बिकवाली की राय। बेचना है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। मार्केट के विपरीत चल रहा है, तेजी के बाजार में मंदी का एक ब्रेकडाउन हो रहा है, और टेक्निकली लगता है मिस नहीं करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये बोल्ड कॉल है, हमारी ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, RSI डाइवर्जेंस है, शॉर्ट करके चले। गोदरेज सीपी को 693 रुपए का 693 का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट 660 रुपए, दूसरा टारगेट 650 रुपए, तो 660 650 के टारगेट के लिए गोदरेज सीपी में बिकवाली किराए। वाह क्या बात है, ये हुआ ना मर्दाना कॉल एकदम। बिकवाली की राय है यहाँ पर गोदरेज सीपी में, और 693 रुपए का स्टॉप लॉस, 660 और 650 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए राय इस वक्त गोदरेज कंज्यूमर में बिकवाली की। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर में बिकवाली की राय पर। चलिए सुमित जी के पास चलते हैं, उनके पास एक BTSTT कॉल तैयार है। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय साइड का स्टॉक REC लिमिटेड, स्टॉक के अंदर अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है, कल का हाई ब्रेक हुआ है, पिछले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और जो स्पीड पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिली उससे ज्यादा स्पीड आज देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि REC लिमिटेड यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें ऊपर में 114 रुपए का पहला टारगेट होगा, 118 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 114 से 118 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 104 रुपए 50 पैसे। 104 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 114 से 118 के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन का व्यू होगा, REC में खरीदारी कर सकते हैं CMP पे। है REC में BTSTT कॉल सुमित जी की तरफ से। और आइए अब है आशीष तैयार। आशीष का मतलब आशीष चतुर्वेदी। आशीष हमारे माहेश्वरी साहब, आप आराम से रिलैक्स रहिए, कहीं आशीष के नाम से आप एकदम अलर्ट होकर कड़क होकर में बैठ जाइए। आप तो आशीष जी है, हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आइए बैंक से बेनिफिट। आशीष कितने हैं अंदर? पूरे 10 है अनिल जी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 10 में से 2 बाहर निकलने वाले हैं। 2 स्टॉक है, मैं नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, जिसके चलते आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है घटकर 80% होगी, यानी निश्चित है ये बैंड से बाहर आएगा। कैनरा बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 77% पर आ गई है, यानी निश्चित है ये भी बैंड से बाहर आएगा। तो वोडाफोन आइडिया, कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैंड से बाहर आएंगे। एंट्री का किसका इरादा है भाई? अनिल जी बार बार प्रयास करता है सेल। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर होगी 96% बैंड में आएगा। एस्कॉट्स यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, 95% होगी है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और हल्का सा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ही दूर है JSPL, 94% है, यानी सेल और एस्कॉट्स इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बैंड में आने की। लग नहीं रहा आशीष, मेरे को नहीं लगता तीनों में से कोई भी आएगा। 95-96 में क्या आखिर में है ना, 10-15 मिनट में थोड़े बहुत लोग अपनी पोजीशन कम कर ही लेते तो फिर रह जाता है, कोई आता नहीं है तो ये रह भी जाता है। तो चलिए, कोई फिलहाल बैंड में आने की संभावना का आइडिया भाई एक चूंकि बैंड से बाहर आ रहा है, और ये तो क्या ऐसा है स्टॉक है जो डिलीवरी के लिए आज से भी खरीदा बेचा जा सकता है। आशीष जी, अब आप आशीष जी बोला ना, इसका मतलब आशीष माहेश्वरी साहब है। तो आशीष जी अब आप बताइए, वोडाफोन आइडिया पे आपकी क्या राय है? बाय सेल नोटा? मेरा मानना है कि एक इस स्टॉक का एक बिल्कुल रेंज बना हुआ है कि 8-8.25 रुपए के आसपास कभी भी आता है तो बिल्कुल इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव 1-2 दिन में उसमें आ जाता है जो स्टॉक को दोबारा से 9.5-10 रुपए तक लेकर आ जाता है। तो ट्रेडर्स, मेरा मानना है इसमें 51 पैसे का स्टॉप लॉस रखे और अभी यदि डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी बंद होने वाली है। यदि बंद होने वाली है तो ही आप दोबारा उम्मीद करेंगे स्टॉक 4-5 रुपए तक जाएगा। मेरा सलाह स्टॉक को बाय करके ट्रेडिंग करने का रहेगा। मेरा मानना है 1-1.5 रुपए का बिल्कुल इसमें जंप अगले इस वीक या अगले वीक तक दोबारा से देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है, अब 10 अगस्त को शायद इस पर अब नेक्स्ट क्लैरिटी मिल सकती है, नजर रखेंगे उस पर आखिरी 10 मिनट बाकी है ट्रेड के लिए। जल्दी से जान लेते हैं कि आखिरी 10 मिनट में स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं। बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो काफी मजबूत हैं। डाउ अभी भी उन्हीं लेवल्स पर है जब लास्ट हमने चेक किया था, 170 अंकों की तेजी के साथ। यूरोप के बाजार भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, लगभग 1.5% ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स आज 1% ऊपर दिख रहे हैं कल के 2.5% उछाल के साथ। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? ऐश करना चाहिए और क्या, दीप बढ़िया तेजी चल रही है, मजे करो, पार्टी करो और क्या है, तो तेजी में बने रहो।
कहीं कोई विशाल पोजीशन छोड़ने का इरादा तो है नहीं। 11,000 अब आपके लिए बड़ा बेस हो गया, कल 11,200 के ऊपर खुल जाएंगे। अगर इसी तरह से ग्लोबल मार्केट जो अभी दिख रहे हैं वैसे बंद हुए तो फिर एक नए लेवल के ऊपर खुलेंगे। 11,200 पर आपके लिए दोनों ही वीकली और मंथली सीरीज में, नहीं मंथली में तो 11,500 पर शिफ्ट हो गया, 11,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में, तो वो थोड़ा सा रुकावट वाला लेवल है। गैप से अगर उसी के ऊपर खुले तो फिर शॉर्ट कवरिंग, तो यही है सिस्टम। और बैंक निफ्टी भी 22,800 के करीब बंद होता हुआ दिख रहा है। तो वैसे तो आज 22,900 फ्यूचर में हाई वही बनाया है 22,899। तो जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो सिंपल यही फॉर्मूला है कि दिन का प्रॉफिट बन रहा है, ले लीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए कल फिर से। अदरवाइज आप कल का कल देखिएगा। तो पॉइंट ये है कि जिन लोगों को तेजी करनी है 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 11,500 का बेच दीजिए निफ्टी। बैंक निफ्टी 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 23,000 का बेचिए, नहीं तो 23,500 का बेचिए, और 23,500 के आप दो भी बेच सकते हैं। तो 22,800 का खरीदिए, 23,500 के दो बेच दीजिए, या अगर आप सेफ चलने वाले ट्रेडर हैं तो 22,800 का खरीदिए, 23,000 का एक बेच दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपके लिए स्ट्रेटेजी दीप, ये आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तेजी की पोजीशन बरकरार रखने का इरादा जी। बिल्कुल, तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए, बुल स्प्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। अच्छा एक्शन आज आया है तेज में, एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखी है बाजार में। देखते हैं ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू करती है कि नहीं। कुछ नतीजे आने वाले हैं मार्केट क्लोज के बाद आज, और कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं कल। उनमें से एक है बजाज ऑटो। एक बार मानसी से पूछ लेते हैं कि किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है जहां तक बजाज ऑटो की अर्निंग्स का सवाल है। बताइए मानसी। बिल्कुल दीपांशु, कमजोर नतीजे रह सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 60% की गिरावट का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। कुल वॉल्यूम 64% गिरकर 4,40,000 यूनिट्स पर जा सकते हैं। थ्री व्हीलर वॉल्यूम में कमी से आय पर असर पड़ता दिखेगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 62% की गिरावट कंपनी की आय में देखने को मिल सकती है। साथ ही रुपए में गिरावट से बेहतर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। अन्य आय में बढ़त से मुनाफे को कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी 1126 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 460 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्जिन के फ्रंट पर 15.4% से नंबर्स 9.2% पर जाते हुए दिख सकते हैं, और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 77% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कच्चे तेल से एक्सपोर्ट पर आउटलुक कैसा रहता है, घरेलू मांग और उत्पादन पर क्या कमेंट्री मैनेजमेंट की आती दिखती है, और साथ ही औरंगाबाद के वालुज प्लांट पर अपडेट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने को मिलेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। नजर रखिए जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है। आशीष जी, कोई की कमेंट्री जिस पर आप नजर रखेंगे? फाडा का आज डेटा भी आया जहां तक ऑटो रजिस्ट्रेशंस का सवाल है। वैसे तो साल दर साल 40% की गिरावट देखी है, बट काफी पॉजिटिविटी रही है ऑटो स्टॉक्स में, स्पेशली टू व्हीलर्स में। आप किन फैक्टर्स पर नजर रखेंगे सर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट पूरे ऑटोमोबाइल पैक में जो सबसे ज्यादा बुलिश होने की का सेगमेंट है वो टू व्हीलर सेगमेंट ही है, क्योंकि जितना लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करेंगे उतना टू व्हीलर की सेल में पिकअप देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रूरल इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट ने इतना फोकस किया हुआ है तो उसका भी बेनिफिट टू व्हीलर कंपनीज को मिलने वाला है। और यही रीजन है आज बजाज ऑटो का 52 की लो देखें तो ऑलमोस्ट 1,800 रुपए लो था, और वहां से अब स्टॉक 3,000 रुपए तक अपने एक उसमें रैली आता हुआ देखा है। तो मेरा मानना है कि जो पुअर उनके रिजल्ट्स थे या सेल्स में डिक्लाइन है ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया गया है। और अब एक चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल एक री रेटिंग का दौर चल रहा है, आज ही हमने देखा सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दोबारा बिल्टअप हो रहा है। तो मेरा मानना है कि पोस्ट रिजल्ट बजाज ऑटो बिल्कुल एक कॉल लेंगे, बट मैं अभी बजाज ऑटो को लेकर बियरिश नहीं हूँ। मेरा मानना है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों टू व्हीलर सेगमेंट में आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। बिल्कुल, ऑलरेडी शानदार आउट परफॉर्मेंस देखी है हमने इन टू व्हीलर स्टॉक्स में, और भी आगे आप आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो दोनों पर ही नजर रखिए। वागले साहब, आज मारुति में भी बढ़िया एक्शन देखा है और दिन की ऊंचाई के करीब मारुति भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है, 6130 पर है। यहाँ पर कोई ट्रेड या कोई बीटीएसटी कॉल या कुछ व्यू? दीपांशु, व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन बड़ी वाली मूव तो आ गई, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा इसके लिए मेरे को प्ले नहीं करना है। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। कोई बाय करके बैठा है तो होल्ड करे। 62-6220 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ।
ओके 62-20 के अपसाइड के लिए आप नजर रखिए जहां तक मारुति का सवाल है। नितिन जी, आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ने ही अंडर परफॉर्म किया है। नतीजों के बाद हमने देखा बजाज फाइनेंस में गिरावट आई है, बट जिस तरह से एनबीएफसीज फाइनेंशियल्स में एक्शन है, क्या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए? वापस बाउंस बैक आ सकता है या फिर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है? देखिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आज से 3 दिन पहले, यानी जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन काफ़ी पोजीशंस बनी थी, करीब 3200 से फिर ये 3500 के आसपास आया है। बट अब इसमें वापस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है, ओआई एडिशन भी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे दोबारा एंट्री करनी चाहिए। आपको लोअर लेवल मिल सकते हैं, कम से कम एक दिन और देखना चाहिए, क्योंकि आज मजबूत बाजार में स्टॉक में गिरावट है, तो थोड़ा वेट करें। हो सकता है ये दोबारा से आपको करीब 3120-30 के आसपास मिल सकता है, यहाँ से 150-200 रुपये नीचे, तो बाय ऑन डिप करेंगे, इस लेवल पे नहीं बाय करेंगे। बाय ऑन डिप करेंगे, इस लेवल्स पर अवॉइड है। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर राय। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज का बाजार का एक्शन कैसा होता है दिखा है। शानदार मूव्स आई हैं कल की तेजी के बाद, आज फॉलो ऑन बाइंग देखिए, और उस गैप अप ओपनिंग को फिर बाजार ने होल्ड भी करा है। 22,800 के थोड़ा नीचे आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, वहीं 11,150 के ऊपर 11,165 के करीब निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। 1.5% लगभग 1.25% ऊपर निफ्टी और 2% ऊपर बैंक निफ्टी। कंट्रीब्यूशन बैंक्स और फाइनेंशियल्स का आज सबसे ज्यादा रहा है, एक बार फिर से वही ट्रेंड बरकरार है। पर सबसे टॉप गेनर बाजार में था पावर ग्रिड, वहां पर नजर रखिए। आईओसी और बीपीसीएल, यहां पर भी अच्छी खरीदारी आई है, 5% ईच। आइशर मोटर्स शानदार परफॉर्मेंस, 20,200 के लेवल्स पर 5% के उछाल के साथ आज सुबह का चार्ट कॉर्नर पिक। एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही 4.5% ऊपर शानदार प्रदर्शन यहां पर रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस से गैस अथॉरिटी एक और स्टॉक है जो एक्टिव रहा। मारुति और टाटा मोटर्स, यहां पर अच्छी खरीदारी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया 3% की तेजी के साथ। नंबर से पहले एक्सिस बैंक में भी 3% का उछाल। एल&टी कल इसके नंबर्स आएंगे, उससे पहले 2% ऊपर ये स्टॉक भी रहा। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, यहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। ब्रिटानिया में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। भारतीय इंफ्राटेल, एशियन पेंट, सिप्ला, एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और महिंद्रा यहां पर भी थोड़ा आपने रोटेशन होते हुए देखा है, बट ज्यादा गिरावट इन स्टॉक्स में भी नहीं आई है। वायदा कारोबार में देखें तो पीरामल एंटरप्राइजेस 10% का सर्किट लगाने के बाद फ्रेश बाइंग भी आपने देखी, 1550 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक आपको आज आते हुए दिखा है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स दोनों में ही 4-4.5% की तेजी आपने देखी है। एस्कॉर्ट्स का शानदार प्रदर्शन रहा है, 1170 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, साथ ही नजर रखिए मदरसन सुमी, आरईसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, जीएसडब्ल्यू स्टील, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईसीआईसीआई प्रू नतीजों के बाद एक शानदार उछाल 2% ऊपर। एक्साइड इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, डीएलएफ और टाइटन कुछ अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा एमएनएम फाइनेंस, हैवेल्स इंडिया, आईजीएल, टाटा कंज्यूमर, ऑरो फार्मा, पिडलाइट और कैडला, यहाँ पर गिरावट हुई। तो फार्मा में थोड़ी रोटेशन हुई है, एफएमसीजी में थोड़े रोटेशन हुए हैं। एचयूएल के नंबर्स आने वाले हैं, वहां पर नजर रखेंगे। बट अनिल जी, शानदार मूव, प्रोविजनल क्लोजिंग 150 अंक ऊपर निफ्टी पर 11,170 और निफ्टी बैंक पर 480 अंक। प्रोविजनल क्लोजिंग पे तो अनिल जी 22,800 के लेवल दिखा रहा है बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई है और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखे हैं और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़े हैं। आइए, बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ एक्शन आपके लिए। शाम 6 बजे का शो है कस्टमर पर कोरोना चार्ज। हमारे एक कस्टमर हैं और उन्होंने हमें ट्विटर पर एक बिल भेजा है और उन्होंने उस बिल में देखा था कि ये हाइजीन चार्जेस करके लगाए हैं। ये हाइजीन, और वहाँ से मैंने देखा और फिर मैंने अपने रिपोर्टर्स की तरफ बढ़ाया। मैंने कहा जरा इसकी तहकीकात कीजिए, ये क्या है। और जब हमने देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई कि कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, सलून है, होम डिलीवरी सेंटर्स हैं, ये बड़ी कड़ी शर्तों के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ कोरोना ने इनका धंधा कम कर दिया, वहीं सैनिटाइजेशन, पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में खर्चों की भरपाई करने के लिए हाइजीन चार्ज, सेफ्टी चार्ज या फिर सर्विस चार्ज, अलग अलग नाम से ये इस तरह के चार्ज लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि हाइजीन के नाम पर ये कोरोना चार्ज करना जायज़ है, नाजायज़ है? क्या इस तरह के चार्ज कानूनी है? अगर ऐसा है तो आपके राइट्स क्या है? आपको भी अगर इस तरह का कोई ऐसा बिल है आपके पास में, आपको लगता है कि इस तरह की कोई खबर आई है, तो ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें टैग करिए हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर, या आप अपने बिल की कॉपी डालिए और डिटेल बताइए कि किसने आपके साथ में इस तरह के चार्जेस लगाएं। आपकी आवाज़ हम उठाएंगे आज शाम 6 बजे भी और उसके बाद भी।
कस्टमर पर कोरोना चार्ज। देखिए शाम 6 बजे का ये विशेष शो कि जो हाइजीन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, सेफ्टी चार्जेस, इनके नाम पर जो कुछ भी पैसा वसूला जा रहा है, क्या वो जायज़ है, लीगल है, क्या आप उसे देने से मना कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, ये बात कोई चैनल नहीं करेगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल करेगा, आपके हक की आवाज़ उठाएगा ताकि आपको अननेसेसरी नुकसान ना हो। तो ये कस्टमर पर कोरोना चार्ज, ये हमारा शाम का 6 बजे का खास शो है, मिस मत कीजिएगा। आइए अब अगला रात को 8:30 बजे का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, मनी गुरु, मिस मत कीजिएगा। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन, इनकम टैक्स रिटर्न पर जो भी आपके कन्फ्यूजन है उसके सॉल्यूशन हम देंगे रात को 8:30 बजे। कोरोना संकट के चलते इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, कुछ नियम और शर्तों के साथ। डेडलाइन बढ़ने से लोगों के मन में टैक्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, कब तक डेडलाइन बढ़ी है, क्या ATC में टैक्स बचाने के लिए अभी भी आपके पास वक्त है? अगर आपने मार्च का पैसा डाला नहीं है ATC में तो क्या अभी भी आप वो 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं? NPS करके 50,000 और करके क्या 2 लाख बचा सकते हैं? टैक्स अभी बचाना है तो कैसे बचाएं पिछले साल का? ये सारे अगर आपके सवाल है, अगर आप मिस कर गए पिछले साल का टैक्स बचाना तो ये शो मत मिस करिएगा। वो मिस किया वो तो ठीक, अब ये शो मत मिस करिएगा। टैक्स से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा रात को 8:30 बजे मनी गुरु में, ITR कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन हो। इन्हीं 2 शो पर जो हमारे शाम के नियमित दर्शक, श्रोता और विशेष टिप्पणीकार शो देखने के बाद पूरी तरह से सही और सटीक फीडबैक देने वाले हमारे प्रिय बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, 6 बजे वाला शो तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। मेरी माता जी को काफी अच्छा मसाला मिलेगा जो आजकल चल रहा है। बट अनिल जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो आप ये मनी गुरु में शो कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेके, उसमें अनिल जी मेरी भी एक क्वेरी है। आपने अनिल जी देखा नहीं होगा, जो अभी नया इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो ITR 5 जो नया डाउनलोड होता है वो बड़ा अनिल जी कंफ्यूजिंग और डिफरेंट है। उसमें कोई डिटेल नहीं है। आज की डेट में आप जब कोई लोन लेते हैं या किसी को ITR देते हैं तो ITR 5 देते हैं। जो जब रिटर्न जमा करने के बाद जो ITR 5 आता है, जिसको हम स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से बेंगलोर भेजते हैं, उस ITR 5 पे अनिल जी नाम और एक बार कोड है, इनकम का कोई डिटेल नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ अनिल जी, वो छोटा वाला जो ब्रीफ मिलता था हमें ITR 5 का, वो कैसे डाउनलोड होगा, वो कब आएगा? ये आप मुझसे ही जानना चाहते हैं? हाँ बंसल जी। अनिल जी आप बताएं, शो के माध्यम से बताएं अनिल जी। हाँ ये ठीक है, शो के माध्यम से बताएं तो आपकी बात शो तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल आपकी बात शो तक पहुंचेगी और इस शो में इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे आपने धर्म संकट में डाल दिया, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये तो मतलब गजब वाला काम हो गया। तो देखिए ये फ़ायदा होता है जब आपके दर्शक बहुत अच्छे होते हैं, जागरूक होते हैं, समझदार होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि शाम के शो है ना, देखना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके लिए क्लास चाहिए, अच्छे दर्शक चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना, डिबेट पॉलिटिकल, ये इसने इसको गाली दी, इसने इसको बोलिया, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, फलाना ने वैसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो बहुत आसान काम है, तो कोई भी कर सकता है। इस तरह के मजबूत शो बनाना आसान काम नहीं है, जो कि है कि भाई अगर आपको लोगों को परेशानी हो रही है, कोरोना संकाल में लोग हाइजीन चार्जेस लगा रहे हैं, मेहनत का काम है ना। आपको जाके बिल ढूंढने पड़ेंगे, 5 केस स्टडी लानी पड़ेगी, लोगों को पूछना पड़ेगा, 3 रिपोर्टर लगाएंगे, फिर वो स्टोरी निकाल कर लाएंगे, फिर उस पर रिसर्च होगी, कौन कितने चार्जेस लगा रहा है, क्यों लगा रहा तो इसके लीगल राइट क्या है, कौन अच्छा है इस पे एडवोकेट है जो बोल सकता है, लॉयर बोल सकता है, उसकी क्या ओपिनियन है, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, जिसके लग रहे वो कहाँ जा सकता है। इतने सारे सवाल है, कौन करे मेहनत। इसके बजाय ना एक बंसल जी को बिठा दो, एक कुणाल जी को बिठा दो, और एक आशीष जी को बिठा दो, एक वागले साहब को बिठा दो, दो जने आपस में बोलते रहेंगे जोर जोर से बहुत देर तक, जैसे कुणाल जी, राकेश जी, और थोड़ी बहुत सुमित जी बीच बीच में आ जाएंगे। आशीष जी बोलेंगे मेरा क्या लेन देना है, वागले साहब बोलेंगे मेरा 1 घंटे के बाद चले जाऊंगा, 2 लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ये है पॉलिटिकल डिबेट शाम की। नितिन जी बैठ के मुस्कुराते रहेंगे। ये ऐसी पॉलिटिकल डिबेट में क्या ना जाना है, कुछ किसी को कुछ मिलना नहीं है। काम के शो बनाइए, काम के शो देखिए तो मजा आएगा। तो असली क्वालिटी जो मेहनत करके निकलती है वो जी बिजनेस आपके लिए लेकर आता है, और तभी हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्लास है। देखिए इतना बढ़िया सवाल पूछा है हमारे बंसल जी ने। बंसल जी बहुत बढ़िया, आप जितने मुश्किल सवाल पूछेंगे उतनी हमारी शाम की टीम चुस्त दुरुस्त होगी और अच्छे से काम करेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे दर्शक जागरूक रहें ताकि हमें सोने ना दें
और साथ ही हमें अलर्ट रखें अच्छा काम करने के लिए। तो ये है आपके लिए बिल्कुल साफ तौर पर एक शाम का शो जिसमें ITR से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये है आपके लिए। अच्छा, दूसरा ये वाला जो अच्छा आजकल तो आप बंसल जी आपने कुछ खाना वाना मंगवाना शुरू कर दिया या अभी नहीं मंगवा रहे हैं बाहर से? नहीं अनिल जी, खाना वाना नहीं मंगवा रहा हूँ अनिल जी, बस वो बच्चे के लिए 1-2 बार पिज्ज़ा मंगवाया है डोमिनोज से। एक तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और दूसरा जुबिलियंट फूड के शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। एल्स अनिल जी बिल्कुल सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई है जिनको ऐसा अभी तक कोई इस तरह का वाकया हुआ कि कुछ चीज़ खरीदी हो, कहीं कोई पेमेंट किया हो और ये हाइजीन चार्जेस के नाम पे या सर्विस या सेफ्टी चार्जेस के नाम पे किसी को बिल में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा हो, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये हम उस पर काफ़ी कुछ हम उस पर रिसर्च करके आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक हैं वो हमें ये भी कह रहे हैं कि NPS से जुड़े हुए भी मनी गुरु में वो कुछ और सुनना समझना चाहते हैं। वैसे NPS पे हम शो कर चुके हैं, थोड़ा अगर आप नेट पर तलाश करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हम आपके NPS को लेकर हम आपके लिए और विस्तार से शो करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको NPS से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाए। लेकिन आइए, तो ये है शाम के जो 2 बेहतरीन शो, आपको मिस नहीं करने। आइए, फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है। 140 अंकों की मजबूती निफ्टी पर 11,162 पर हुआ है बंद। 460 अंकों की मजबूती है बैंक निफ्टी पर 22,782 पर हुआ है बंद और 511 अंकों पर बंद हुआ है सेंसेक्स 37,930 पर इस वक्त इसे यहाँ पर क्लोजिंग मिली है आपको। ये है आपके लिए परफेक्ट क्लोजिंग आज की, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और ये है आपके लिए शो और आज का पूरा मार्केट का एक्शन। ठीक है, आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, आप तीनों का धन्यवाद और धन्यवाद सुमित जी का, आशीष जी का और नितिन जी का भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होंगी फिर से मुलाकात और तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का भरपूर एक्शन, सोना मजबूती से, चांदी 55,000 के पार। एक मिनट, धन्यवाद पूरा नहीं हुआ, रुके। अरे बंसल जी, सोना चांदी के चार्ट्स कब बताएंगे वापस? कितना टाइम हो गया? आजकल आपको थोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शाम को आपने काम करना कम कर दिया है? नहीं अनिल जी, काम पूरा करता हूँ अनिल जी। जब मैं सोने चांदी के लेवल्स और उसकी बात करता था तब ये इतना कवर नहीं होता था। अभी अनिल जी रिसेंटली दीपांशु ने इतने मतलब कि बढ़िया तरीके से इसको कवर करना शुरू करा है कि जरा सा भी मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में एक स्पेशल शो लेके भी आ जाते हैं। बट अनिल जी, जब चांदी 60,000 के ऊपर 65,000 के अराउंड जाए तब एक स्पेशल शो कीजिएगा अनिल जी, काफी लोग दुआएं देंगे। ओके, परफेक्ट। और वैसे आपको बता दूं, आशीष जी वैसे शो पे कम आते हैं, लेकिन आशीष जी सोने चांदी और करेंसी मार्केट पे स्पेशली बड़ी गहरी पकड़े। मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, तब तक एक बार विशेष टिप्पणी हमारे सुमित जी करना चाहते हैं, तो सुमित जी के पास चलते हैं। पहले सुमित जी बताइए। अनिल जी, आप चांदी पे पूछ रहे थे तो बहुत समय के बाद 50,000 चुका है, तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव चांदी में आने वाला है और हो सकता है 2020 ईयर के अंदर चांदी में वो लेवल्स देखने को मिले जो एक टाइम पे हमको चांदी में 75,000 के लेवल जो करीब 10 साल के पहले देखने को मिले थे। तो ये बहुत बड़ा तेजी का मूव है। अभी ऑन द स्पॉट चढ़ के बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करे। बहुत बड़ा अपसाइड मूव चांदी में देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरे को याद है 2011 के आसपास चांदी में ये भाव देखने को मिले थे। हो सकता है वैसे का वैसा मूव चांदी में देखने को मिले। कॉमेक्स में भी इसने $20 का लेवल तोड़ दिया है, तो 22 से लेके $25 तक का मूव चांदी में कॉमेक्स में देखने को मिलेगा। और जहां तक MCX का सवाल है, आप ये मान के चले कि 2013 के बाद ये लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी तेजी की शुरुआत है। धीरे धीरे करके इसके अंदर 60,000 और फिर 70,000 तक के लेवल जल्दी ही चांदी में देखने को मिलेंगे। वाह, चांदी में होगी चांदी। और अभी मैंने, कुणाल जी जरा एक बार कुणाल जी को फ्रेम में लाइए और सबको मतलब। और कुणाल जी अभी जो पानी पीते हुए मुझे चांदी की गिलास से पानी पीते हुए दिखे, ऐसा गिलास लेके पानी पी रहे। कुणाल जी, चांदी की गिलास है आपके पास? जी चांदी का गिलास है। आपके वाह, जिस आदमी के पोर्टफोलियो में 60-70 विदेशी कंपनियां हो, वो तो चांदी के गिलास में ही पिएगा पानी। आप तो फिर मतलब इतने मतलब डाउन टू अर्थ है कि चांदी के गिलास में पी रहे हैं। आपको तो कायदे से सोने के गिलास में पीना चाहिए। वाह, क्या बात है, चमकता हुआ चांदी का। हम तो दूर से देख के खुश हो गए। कुणाल जी गजब, क्या बात है। लेकिन एक चीज मानते रहे ना, मैंने पकड़ तो सही वक्त पे लिया ना कि चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं। बताइए।
अनिल जी आपकी देखिए यादाश्त के कायल तो सब लोग हैं, आपकी नजर की अनिल जी कमाल है, नजर अनिल जी अनबिलीवेबल। हाँ वो कौन सा पिक्चर का वो डायलॉग पूरा अच्छे से याद नहीं, जो आया था ना वो रणवीर सिंह की पिक्चर, उस पर संदेह नहीं करते वो वाला था ना, वो कौन सा, अब मैं तो भूल गया एक्चुअली। लेकिन हाँ एक मिनट, एनीवे आशीष जी हमारे जो करेंसी मार्केट पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, गोल्ड सिल्वर पर भी, आशीष जी की भी एक राय ले लें। कम शो पे दिखते तो आज आए तो पकड़ लेते हैं आशीष जी को। आशीष जी बताइए। अनिल जी मेरा मानना है 2-3 फैक्टर है जो इस प्राइस राइज को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ETF है, वो काफी बाइंग कर रहे हैं फॉरेन मार्केट्स में गोल्ड में, क्योंकि उनके पास काफी फ्लोज आ रहे हैं अभी नए। दूसरी बात है क्योंकि वायरस US में दोबारा से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो सेफ्टी की तरफ दोबारा से बाइंग शुरू हो रहा है, इसलिए गोल्ड सिल्वर में दोबारा से हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना रिलेटेड चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरा सलाह रहेगी कि यहाँ पे बिल्कुल तेजी का जो दौर बना हुआ है अभी और तेज होगा। और रिटेल निवेशकों से स्पेसिफिकली सलाह है, क्योंकि बहुत हर राइज पे वो लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वॉलिटिलिटी है उसको प्ले करते हैं। तो अभी टाइमिंग के लिए शॉर्ट करना बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा, बेटर लॉन्ग करके ही पैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो ट्रेंड अभी रिवर्सल हुआ है ये अभी थोड़े समय और चलता रहेगा, जब तक या कोई वैक्सीन नहीं आ जाता या जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है वो कम नहीं हो जाता। तो मेरी गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग जाने की सलाह है, शॉर्ट बिल्कुल ना करें। ओके, तो ये है आपके लिए सोने चांदी पर राय, ये एकदम आपके लिए खरीदारी करने की राय है। गिरावट में खरीदारी करें, होल्ड भी करें और इसे और आगे खरीदे भी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग शो है कल पूरे दिन भर आपके लिए, बुल वर्सेस बेयर। हर एक घंटे आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग आइडिया मिलेगा बुल वर्सेस बेयर का, और वो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड होगा, तो वो मिस मत करिएगा। हर घंटे कल दिन भर सुबह 10 बजे से आपको बुल वर्सेस बेयर मिलने वाला है। तो बेहतरीन रिसर्च होगी और आपको रिसर्च भी इतनी तगड़ी की मजा आ जाएगा देखकर सुनकर। तो तेजी का तर्क मंदी के बहाने, और ये होगा बुल वर्सेस बेयर सुबह 10 बजे से हर एक घंटे पर कल दिन भर जी बिजनेस पर, ये मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए आइए आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।